2 साल पहले मिलन समारोह में मेरे नियत साथी अल्फा जेसन ने मुझे अस्वीकार कर दिया था। पूरे समूह में सबसे आगे। उन्होंने मेरी सौतेली बहन मैगी को इसलिए चुना क्योंकि वह शुद्ध स्वभाव की थी। खून और मैं बस एक भेड़िया रहित बेकार इंसान था। 2 साल बाद मैं अपनी नई साथी के साथ ब्लैकवाटर टेरिटरी लौट आया। मैंने जेसन से उस क्षेत्र की सीमा से लगे जंगल के प्रवेश द्वार पर मुलाकात की। अपने झुंड की खातिर हितों के नाम पर उसने मुझे आदेश देने की हिम्मत की कि मैं अपने सौतेले पिता का बिस्तर गर्म करूं और उसकी नई साथी की सेवा करूं, नौकरानी के रूप में। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस भेड़िया रहित बंजर भूमि का वह उपहास कर रहा था वह अब सबसे सम्मानित स्थान बन चुकी है। उत्तरी अमेरिका की महिला लूना क्वीन। ठंडी हवा ने जमीन से धूल उड़ाई और उसे रंगीन खिड़कियों पर जोर से टकराने लगी। सड़क किनारे खड़ी काली एसयूवी गाड़ियों में से दूर से 2 निम्न श्रेणी के भेड़िए एक विशाल लाल पंख फैलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मखमली बैनर हवा कपड़े को जोर से खींच रही थी जिससे सोने की मुहर से छपे अक्षर उभर रहे थे। धुंधली रोशनी में तेजी से चमकना। मिया लूना। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आज सुबह हमारे रवाना होने से पहले ड्रेकॉन ने बताया था कि उसके पास मेरे स्वागत के लिए उन्होंने स्थानीय शिष्टाचार के उच्चतम स्तर की व्यवस्था की। यही उनका अंदाज था। तक में इस पिछड़े इलाके में उसे उस निजी उपनाम का इस्तेमाल करके सबको ये बताना पड़ा कि मैं वह उसका था। लेकिन वह स्नेह और लाड़ प्यार केवल एक पल के लिए ही रहा। जब मैंने उस आदमी को बैनर के ठीक नीचे खड़े देखा जिसके हाथ गहरे तक मिट्टी में दबे हुए थे, उसके खास तौर पर बनवाए गए सूट की जेबें देखकर मेरा खून जम गया। मुझे लेने के लिए ड्रेकॉन के लेफ्टिनेंटों में से कोई नहीं आया था। वह व्यक्ति जो इस समय बेसब्री से अपने कफलिंग से खेल रहा है और एक भी पल नहीं चूक रहा है अपने अधीनस्थों को झंडे के साथ संघर्ष करते हुए देखकर वही व्यक्ति था जिसने त्याग दिया था। मैं अल्फा जेसन। मैंने गले में उठ रही मतली को दबाया और पूरी तरह से जंगल से बाहर निकल गया। छैया छैया। जेसन के योद्धा गर्दनें उठाकर सड़क की ओर देख रहे थे, किसी काफिले की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से एक, जिसकी नजर बाकियों से कहीं ज्यादा तेज थी, ने मुझे अकेले चलते हुए देख लिया। अल्फा, क्या यही है? क्लाउडिया। योद्धा ने अपनी आंखें मली, उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। वही कचरा जिसे आपने 2 साल पहले अस्वीकार कर दिया था। जेसन जम गया। उसने अपना सिर घुमाया, वीआईपी का अभिवादन करने का उत्साह पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह कब से उत्पन्न घृणा का भाव आ गया। धत्तेरी की, कितनी बुरी किस्मत है। उसने अपने चेहरे के सामने हाथ ऐसे हिलाया जैसे किसी मक्खी को भगा रहा हो। मैं जानता था, एक भेड़िया रहित उसके जैसी निकम्मी लड़की वहां जीवित नहीं रह सकती। मुझे पता था कि वह किसी आवारा की तरह रेंगती हुई वापस आ जाएगी। कुत्ता जूठे टुकड़ों के लिए भीख मांग रहा है। क्या वह सचमुच 2 साल भटकने के बाद जीवित बच गई? अधीनस्थों में से कर्कश, उपहासपूर्ण हंसी फूट पड़ी एक विशिष्ट प्रकार की हंसी निर्वासितों के लिए आरक्षित अभिमान पैक। मुझे लगा था कि उसमें कुछ हिम्मत है। पता चला कि वह वे सचमुच भीख मांगने वापस आए थे। देखो उसने वह फटा हुआ कपड़ा क्यों लपेटा हुआ है। एक अच्छा सा फर का टुकड़ा भी नहीं मिला। शायद उसने ही चुना होगा मानव कूड़ेदान से शर्म का कपड़ा। एक गामा योद्धा ने बड़ा चढ़ाकर हवा को सूंघा और जोर से उपहास किया। और उसे सूंघो नहीं, फेरोमोन बिल्कुल भी नहीं। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया होगा कि वह हिल भी नहीं सकती है ना। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता ऐसा सोचने के लिए। अतीत में जेसन को खुश करने के लिए मैं सस्ते परफ्यूम को अपने ऊपर खूब लगाती थी ताकि उसकी नकल कर सकूं। एक उच्च श्रेणी की मादा भेड़िया की गंध। इससे तो मैं हमेशा हताश ही दिखाई देता था। लेकिन अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मेरी गर्भावस्था के कारण ड्रैकॉन ने मुझे ऐसी किसी भी चीज का उपयोग करने से मना किया था जो पिल्ले के विकास को प्रभावित करता है। उसने मुझे यह उच्च श्रेणी का वस्त्र पहनने के लिए भी मजबूर किया था। छलावरण आवरण। इन देहाती लोगों को समझ नहीं आया। ये खुरदुरा दिखने वाला कपड़ा शाही श्रेणी का सुरक्षात्मक कपड़ा था। गिया। इसका एकमात्र उद्देश्य आभा और गंध को छिपाना था। लेकिन उनके शब्दों ने एक गहरे, अधिक विडंबनापूर्ण सत्य को उजागर किया। जेसन उस हास्यास्पद बैनर को महान रानी को खुश करने के लिए प्रदर्शित कर रहा था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस वीआईपी का वे इंतजार कर रहे थे वह ठीक उनके सामने खड़ा था। समूह के सबसे पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। लंगड़ाता हुआ ओमेगा भारी भार के नीचे संघर्ष कर रहा था। श्रद्धांजलि उपहारों से भरा भारी बक्सा। वह मार्क था, अस्तबल की सफाई करने वाला। कई साल पहले मैंने चुपके से उसकी जान बचाने की गुहार लगाई थी जब जेसन वे उसे एक मामूली गलती के लिए फांसी देना चाहते थे। उसने मेरी आंखों को पहचान लिया। उसका सूखा हाथ कांप रहा था और वह कुछ कदम आगे बढ़ा। अपमान को तोड़ने की कोशिश में कदम उठाना। मिस क्लाउडिया, चाहे कुछ भी हो जाए यह अच्छी बात है कि आप हैं सुरक्षित वापस लौटे। तुम देखो, गरज। एक जोरदार अल्फा दहाड़ गूंज उठी। उसे बीच में ही रोक देना। मार्क के घुटने लड़खड़ा गए और वह कीचड़ में गिर पड़ा, हिलता हुआ सहज रूप से। चुप रहो, बूढ़े लंगड़े। आपकी आवारा से बात करने की अनुमति किसने दी? जेसन ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तक नहीं। वह मुड़ा और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा, पशुओं का मूल्यांकन करते हुए कसाई की निगाह। लेकिन चूंकि तुम वापस आ गए हो, तुमने वास्तव में मुझे कुछ परेशानी से बचा लिया है। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई, मानो उसे अभी अभी कोई शानदार विचार आए। ऐसा होता है। तुम्हारे पिता आयरन क्लॉ पे अल्फा व एक मादा भेड़िया चाहते हैं। तुम्हारी निकम्मी मां की मौत के बाद से उसकी बुरी हालत को सुधारने में मदद करो। वह एक कदम और करीब आया और उसके चेहरे पर निर्विवाद रूप से घमंड झलक रहा था। हमारे समूहों के बीच क्षेत्रीय गठबंधन को मजबूत करने के लिए मैं तुम्हें उसका साथी बनकर भेज रहा हूं। चूंकि तुम हिल नहीं सकते, इसलिए तुम्हारा ये शरीर ही एकमात्र उपयोगी चीज बची है। उनका लहजा बिल्कुल सहज था, मानो वे मुझ पर कोई महान कृपा कर रहे हो। मुझे उस हिंसक, कामुक बूढ़े आदमी के पास भेज दो। केवल जेसन ही ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी चीज के लिए कुछ भी बेच देता था। लाभ के लिए कोई इतना घृणित प्रस्ताव कैसे रख सकता है? दुर्भाग्यवश मैं अब वह मूर्ख नहीं था जो प्यार पाने के लिए गिड़गिड़ाता था, ठीक वैसे ही जैसे मैं पहले था।
उसे चुप रहने के लिए कहने ही वाला था कि जेसन ने चाकू को एक और बार घुमाया, उसका चेहरा बिगड़ गया, दुर्भावनापूर्ण इरादे से। और यह मत सोचो कि उससे शादी करने के बाद तुम खाली बैठोगी। मैगी की डिलीवरी जल्द ही होने वाली है। यही भविष्य है। अल्फा उत्तराधिकारी एक अत्यंत कुलीन वंश। उसे एक आज्ञाकारी नौकरानी की जरूरत है, चाहे वह प्रसव के बाद के खून की सफाई हो, बिस्तर पर लेटना या पिल्ले के मल को संभालना। चूंकि तुम भेड़िए रहित हो, इसलिए तुम्हारा उपयोग करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। परिवार के लिए अंतिम योगदान। 2 साल। जेसन अब भी वही स्वार्थी और बदतमीज इंसान था। इससे मेरी तबीयत खराब हो गई। उसके बीटा समकक्ष के नेतृत्व में उसके अधीनस्थों ने तुरंत उसका उपहास करना शुरू कर दिया। उसने आलस से सीटी बजाई और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई खराब सामान हूं। क्या तुमने वह सुना, क्लाउडिया? अल्फा आपको बाहर निकलने का रास्ता दे रहा है। वह मेरी ओर 2 कदम बढ़ा, उसकी आवाज में श्रेष्ठता का भाव साफ झलक रहा था। आपको ओल्ड वर्क भेजना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कम से कम अल्फा आपको वापस लौटने की अनुमति तो दे रहा है। और भावी उत्तराधिकारी की सेवा करें। कृतघ्न मत बनो। गामा योद्धा नाटकीय ढंग से पीछे हट गया और अपनी नाक पकड़ ली। बिल्कुल। तुम्हारे जैसे भेड़िए विहीन निकम्मे को शुद्ध नस्ल के अल्फा शावक को छूने की अनुमति देना कितना गलत है। भले ही यह सिर्फ उसकी गंदगी साफ करने के लिए हो, लेकिन ऐसे नीच व्यक्ति के लिए यही सबसे उच्च कोटि का शुद्धिकरण है। आखिरकार उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हम इस तरह के काम में अपने नेक इरादों को गंदा नहीं कर सकते, है ना? मैंने लबादे के नीचे अपने पेट पर हाथ रखा और जेसन को पास आते हुए देखने लगी। उसने अपने महंगे सूट को फिर से सीधा किया, मानो वह किसी विजेता का पाखंडी मुखौटा पहने हुए हो। जाना वहां घुटने टेक कर बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। याद रखना, तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। अगर तुम उस समय इतने निकम्मे न होते, अगर तुमने अपने अंदर भेड़िए की एक छोटी सी भी भावना जगाई होती, अगर हिम्मत होती, तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। उसकी बातें सुनकर मुझे बस हंसी ठसी इच्छा हुई। उसे वास्तव में लगा था कि मैं शर्म से व्याकुल हो जाऊंगी, कि मैं अपना सिर झुका लूंगी जैसे कोई मुझे हार माननी होगी और अपना भाग्य स्वीकार करना होगा। उनकी नजर में अपनी गर्भवती प्रेमिका को वैध ठहराना और मुझे मेरे सौतेले पिता को बेच देना बस एक मामूली बात थी। समूह के लिए आवश्यक बलिदान। वह लड़का जो एक बार बर्फीले तूफान के दौरान भेड़िए में बदल गया था और अपने गर्म पेट को लपेटे हुए था। मेरे आसपास जो मुझे ठंड से बचाने के लिए मौजूद था, वह बहुत पहले ही मर चुका था। जेसन, जिसने परिषद से लड़ने और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करने की कसम खाई थी, वह तो बस एक मजाक था। अच्छा, उन मूर्खतापूर्ण यादों को इस जंगल में सड़ने दो। आखिरकार जेसन सच के बारे में सपने में भी सोच सकता था। अल्फा रक्त का वह अंश जिसे वह इतना संजो कर रखता था, वह वंश जिसे वह सबके सामने प्रदर्शित कर रहा था। मेरे गर्भ में धड़कते जीवन की तुलना में मैं अपने पैरों तले की धूल के समान थी। क्योंकि यह सिर्फ एक भेड़िया नहीं था, यह लाइकन राजा का शाही वंश था। अध्याय 2। मुझे एक भी व्यर्थ शब्द सुनने का धैर्य नहीं था। अगर ड्रेकॉन को पता होता कि उसकी लूना को मवेशियों की तरह जांचा जा रहा है और उस पर उपहास किया जा रहा है, तो अगर ये कमीने कुत्ते होते, तो सूर्यास्त से पहले ही यह पूरा जंगल समतल हो जाता। उस आदमी में मेरे प्रति एक विकृत अधिकार भावना और हद से ज्यादा जुनून था। महक। उन्होंने मुझे किसी भी गंदी चीज को छूने की इजाजत नहीं दी, यहां तक कि शब्दों को भी नहीं। इन मूर्खों को जीवित रखने के लिए और धातु की गंध को सुनिश्चित करने के लिए खून बहने से मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई घृणा नहीं हुई। मैंने इस नाटक को समाप्त करने का फैसला किया। तुरंत ही मैं सीधे सड़क किनारे खड़ी काली कैडिलैक की ओर बढ़ा। अगर आप मुझे लेने आए हैं, तो चलिए चलते हैं। बहुत हो गई बातें। मैंने दरवाजे का हैंडल खींचा, मेरा स्वर सपाट है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सन्नाटा टूट गया। जेसन और उसके साथियों के बीच हंसी का एक जोरदार सिलसिला शुरू हो गया, पहले से कहीं अधिक कठोर और अतिरंजित। तुम्हें लेने? क्या ठंड से तुम्हारा दिमाग यही सड़ गया, क्लाउडिया? एक हट्टा कट्टा योद्धा आगे बढ़ा और मुझे रोकने के लिए अपनी कमर कार के दरवाजे से टकरा दी। उसके सीने में एक धीमी, धमकी भरी दहाड़ गुड़ रही थी। अपनी आंखें खोलो और देखो, क्या आप देखते हैं शाही प्रतीक चिन्ह? जेसन ने अपनी टाई ठीक करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुककर अपना चेहरा उस घिनौने भाव में बदल दिया। चापलूसी भरी मुस्कान जो लोग सच्ची शक्ति के लिए ही रखते हैं। ये वाहन विशेष रूप से इनके लिए आरक्षित है। सर्वोच्च लूना क्वीन का स्वागत समारोह। अगले ही पल उसने अपना सिर मेरी ओर घुमा लिया। चापलूसी का मुखौटा टूट गया, तुरंत ही घृणा की भावना से भर गया, मानो वह टायर पर चिपकी हुई कुत्ते की गंदगी को घूर रहा हो। एक लग्जरी सेडान। अपनी गंदी उपस्थिति से पेंट को खराब मत करो। पीछे हटना। ऐसा प्रतीत होता है कि मौखिक दुर्व्यवहार उसके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने अपना फोन झटपट निकाल लिया। श्रोताओं के लिए उत्सुक, वास्तव में यह एकदम सही है। मैगी को यह देखना जरूरी है। वह इसकी हकदार है, आपकी बेइज्जती के प्रत्यक्षदर्शी। वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही मैगी की तीखी, उत्साहित आवाज हवा में गूंज उठी। जेसन, शहर, ध्यान रहे कि आप इसे अच्छे से देख लें। स्क्रीन पर मैगी का चेहरा लाल हो गया था, उसकी उत्तेजना के कारण वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। सभी टेबलॉइड अखबार पागल हो रहे हैं। महान लाइकन राजा ने अपनी साथी को आंसू दिए। चंद्रमा, यह अनमोल है। जेसन ने जानबूझकर फोन को स्पीकर पर डाल दिया, वॉल्यूम को अधिकतम कर दिया और फोन को पकड़े रखा। वह ऐसे ऊपर उठा हुआ था मानो कोई शाही फरमान पढ़ रहा हो। यह उच्चतम श्रेणी के मूनस्टोन से बना है। यह पूर्णता का प्रतीक है, शक्ति। मैगी ने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया और धार्मिक जुनून का दिखावा किया। हाय भगवान। जेसन, अगर मुझे महारानी से मिलने का सौभाग्य मिल जाए, भले ही सिर्फ उस हार को छूने का ही मौका मिले, मुझे राजपरिवार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारा बच्चा निश्चित रूप से एक शक्तिशाली अल्फा बनेगा। जेसन के चेहरे पर दिख रहा उपहास धीरे धीरे प्रशंसा के एक घृणित पोखर में बदल गया। बिल्कुल, बेबी।
चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हारे लिए लूना क्वीन से विनती करूंगा। आपके और बच्चे के लिए मैं ये करूंगा, कुछ भी। उसने फोन काट दिया और मेरी तरफ मुड़ गया। उसकी आंखें मुझे कूड़े के ढेर की तरह देख रही थी। सुना तुमने, क्लाउडिया? असली लूना क्वीन इसी की हर है। गाड़ी को उन नीच निगाहों से मत देखो। आपको लगता है कि आप एक ही दुनिया के हैं क्या? वह उसकी तरह है। मैंने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। मुझे गुस्सा भी नहीं आया। मैगी के शब्दों ने मुझे बस एक बात याद दिला दी थी। मेरा हाथ अनायास ही ऊपर उठा और मेरी उंगलियां उस ठंडी, कठोर गांठ को छू गईं। Pendant resting against my collarbone, the real tears of the moon currently hidden beneath my drab rough spun cloak. मेरा मन रात की यादों में खो गया। वह अत्याचारी जो एक विद्रोही अल्फा को अपने हाथों से चीर सकता था, मेरे पीछे नंगे हाथ खड़े थे, जिन्होंने यही हार पकड़ रखा था। उसके हाथ घातक हथियार हैं। वह थोड़ा कांप रहा था, बिल्कुल एक किशोर लड़के की तरह जो अपनी पहली डेट पर हो। क्या ये भारी है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा था। मैंने अपनी उंगलियों से उसकी हथेली की गर्मी को महसूस किया। नहीं। उनकी आवाज धीमी, कर्कश और दिल दहला देने वाली कोमलता से भरी हुई थी। तुम ही मेरे लिए एकमात्र अनमोल चीज हो। उस आदमी के बारे में सोचकर जो आमतौर पर इतना ठंडा, इतना निर्दयी होता है, सिर्फ मेरे लिए इतना अनाड़ीपन दिखा रहा था। मेरे होठों के कोने पर एक हल्की, अनैच्छिक मुस्कान आ गई। लेकिन जेसन के लिए उस मुस्कान का मतलब कुछ और ही था। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? तुम जैसे निकम्मे इंसान में मुस्कुराने की हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से कहा। वह आगे की ओर झपटा और मेरी कॉलर को मुट्ठी भर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां अंदर धंस गईं और उसने जोर से खींचा, बेरहमी से नीचे की ओर। तारांकन स्नैप, तारांकन। चांदी की महीन चेन के टूटने की आवाज तीखी और कर्कश थी। मैंने जो हार रखा था, मेरे गले से छिपा हुआ कपड़ा फाड़कर निकाल दिया गया और वह धुंधली धूप में उजागर हो गया। विशालकाय चंद्रपत्थर ने मंद प्रकाश को अपवर्तित किया, जिससे वह एक अलौकिक नीले रंग की आभा से जगमगा उठा। लेकिन जेसन की नजर में यह एक सस्ती नकल से ज्यादा कुछ नहीं था। देखना, सब लोग इसे देखो। जेसन ने टूटी हुई चेन को लटकाते हुए ऐसे अभिनय किया जैसे उसे दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला मिल गया हो। भीड़ के सामने ये पागल औरत असल में कांच का मोती पहने हुए है, जिसे उसने शायद किसी कबाड़ बाजार से खरीदा होगा। वह अपने छोटे छोटे सपनों में खोई रहती है। क्लाउडिया, क्या तुम लूना बनकर कपड़े पहन रही हो? क्या आप पागल? आसपास खड़े गार्डों ने बेकाबू होकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हे भगवान, इसकी कीमत शायद $2 ही होगी। $2 के गहनों से लूना क्वीन की नकल करने की कोशिश कर रहे हो? यह तो बेहद दयनीय है। जेसन ने अपनी जेब में हाथ डाला, मुड़े हुए नोटों का एक बंडल निकाला और उसे जोर से पटका। मेरे सीने से लगाओ। चूंकि तुम्हें अभिनय इतना पसंद है, इसलिए मैं ये बेकार चीज खरीद लूंगा। उन्होंने मुझे देखा अत्यंत उदारता के साथ। यह एक सस्ता और बेकार सा खिलौना है, लेकिन मैगी के लिए यह एक बेहतरीन खिलौना साबित होगा। वह तुम्हारी भद्दी नकल पर खूब हंस सकती है। मेरी गर्दन पर जहां चेन ने मेरी त्वचा को काट दिया था, वहां का लाल निशान आग की तरह चुभ रहा था। देख रहे उसकी उंगलियों से लटकता हुआ पेंडेंट देखकर मुझे उसके सामने खड़े उस आदमी के लिए दया के सिवा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे वह एक दुखद व्यक्ति था। ये वापस दे। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरी आवाज एकदम धीमी हो गई। यह नकली नहीं है। ड्रेकॉन ने दिया, मेरे लिए तो यही बात है। हवा जम गई। वह नाम एक निषिद्ध अभिशाप था। जेसन की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, मानो उसने मौत की सजा सुन ली हो। पलक झपकते ही उसका भय अंधाधुंध क्रोध में परिवर्तित हो गया। उसने मेरी ठुड्डी को शिकंजे में जकड़ लिया, मेरा सिर ऊपर की ओर धकेल दिया और अपना चेहरा मेरे बिल्कुल करीब ले आया। उसकी आवाज धीमी, कर्कश, गुर्राहट जैसी थी। अपना मुंह बंद करो, क्लाउडिया। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे बौने को लाइकन राजा को क्या उसने अपना नाम अपने होठों से निकाला? अध्याय 3। जेसन की पकड़ मजबूत हो गई, उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी। अगर तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो तो मैं अभी ऐसा कर सकता हूं। इसे घसीटे नहीं, डार्कवाटर पैक, अपनी कब्र में जाओ। उसकी आंखों में एक जंगली लाल चमक दिखाई दी और उसकी आवाज कर्कश गुर्राहट में बदल गई। किसी और का रूप धारण करना लूना क्वीन। आज के दिन लाइकन राजा का नाम लेना। क्लाउडिया, क्या तुम कोशिश कर रही हो? क्या वह हमें अपने शैडो गार्ड के हाथों टुकड़े टुकड़े करवाना चाहता है? जो गार्ड कुछ क्षण पहले उपहास उड़ा रहे थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उत्तरी अमेरिका में हर कोई ब्लड मून पैक के नियम को जानता था। नकली पहचान वाले लोग, उन्हें जिंदा ही खाल उतार दी गई और उनकी खालें सड़ने के लिए दीवारों पर लटका दी गईं। अपराधी के पूरे झुंड को शाम होते होते मार डाला जाएगा, यहां तक कि दूध पीते पिल्लों को भी। चेतावनी के तौर पर इन्हें सीमावर्ती खंभों पर कीलों से ठोक दिया जाए। कुछ काया पीछे हट गए, मुझसे ऐसे बचते रहे जैसे मैं पागल हो गया हूं। धिक्कार है, वो पागल हो गई है, एक ने कांपती उंगली से इशारा करते हुए हकलाते हुए कहा। ये भेड़िया रहितवा कुतिया जानती है कि वह मर रही है और हमें भी अपने साथ ले जाना चाहती है। ये तो बदला है। वो हम सबको मौत की सजा देना चाहती है। जेसन ने मुझे दूर फेंक दिया। उसने अपने हाथों को अपने खास तौर पर सिलवाए गए सूट पर ऐसे पोंछा जैसे मैं कोई बीमारी हूं। पागल कुतिया। वह मेरे ऊपर झुक गया, उसकी आवाज में घृणा टपक रही थी। ऐसा लगता है कि 3 साल हो गए हैं जंगल में रहने से तुम्हें सिर्फ पागलपन ही सीखने को मिलता है, सम्मान नहीं। मैंने अपना सिर उठाया। मेरे जबड़े में दर्द हो रहा था, लेकिन मेरी निगाहें जमे हुए झील की तरह शांत थी। सीधे जेसन पर निशाना साधते हुए। उसने शायद मुझे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था, एक भेड़िया विहीन बंजक जो दृढ़ता से खड़ा था, न ही किसी अल्फा के आदेश के आगे घुटने टेकना या कांपना नहीं। उस घातक गतिरोध में उसका बीटा आगे बढ़ा और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अल्फा, उसे तुम्हें डराने मत दो। वह बस ईर्ष्या कर रही है। मैगी अब लूना है और आनंद ले रही है। पूजा करना। वह इसे संभाल नहीं सकती।
बीटा ने अपने सूखे होठों को चाटा। इसके अलावा लाइकन राजा ने दिया क्वार्टर को लूना क्वीन की मेजबानी करने का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिससे हमारी स्थिति की पुष्टि हुई है। को सुन रहा हूं, क्या ये कचरा समारोह को बर्बाद कर रहा है? इससे तो हमारी जान ही चली जाएगी। जेसन रुक गया। वे शब्द जीवन रेखा थे। उसने तर्क की जांच तक नहीं की, उसने बस उसे उठा लिया। खुद को ईर्ष्यालु पागल मानना यह मानने से कहीं अधिक सुरक्षित था कि मैं किसी शक्ति को बुला सकता हूं। राजा। उसका तनाव दूर हो गया। डर गायब हो गया और उसकी जगह तुरंत ही घृणित श्रेष्ठता की भावना ने ले ली। जेसन ने अपनी भीतरी जेब में हाथ डाला और नोटों का एक मोटा बंडल निकाला। उसने उसे किसी को नहीं दिया, मेरे लिए। उसने अपनी कलाई झटककर उसे मेरे पैरों के पास कीचड़ में फेंक दिया। अच्छा, पुरानी यादों के लिए इस दान पर विचार करें। जाओ कुछ साफ सुथरा खरीद लो। सड़कों पर छिपाए गए उस सामान को छुपाकर रखें ताकि आप वीआईपी लोगों को नाराज न करें। बाद में उन्होंने अपनी टाई सीधी की और परोपकारी प्रदाता की अपनी भूमिका में वापस आ गए। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हारे बारे में वर्ग से बात करूंगा। उस बूढ़े विकृत व्यक्ति को एक नए खिलौने की जरूरत है। यह है तुम्हारे जैसे ठुकराए हुए व्यक्ति के पास इस क्षेत्र में टिके रहने का यही एकमात्र मौका है। मैंने कीचड़ भरे पानी में पड़े पैसों पर नजर डाली। कुछ हजार रुपये। एक बदमाश के लिए यह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ब्लड गैंग में सस्ती शैंपेन की एक बोतल का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। चंद्रमा भोज। जेसन को उम्मीद थी कि मैं घुटने टेक दूंगी। उन्हें कृतज्ञता की उम्मीद थी। मैंने देखा कि नोट गंदे काले पानी को सोख रहे थे और धीरे धीरे कीचड़ में डूब रहे थे। जेसन अभी भी इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों में मौजूद क्रोध फीका पड़ गया था, उसकी जगह ठंडी दया ने ले ली थी। किसी शव को देखकर जो अनुभूति होती है वह भाव विभोर हो जाती है। ऐसा लगा मानो एक पल के लिए समय रुक गया हो। फिर मैंने अपना पैर उठाया और गंदे नोटों के ढेर पर बड़े ही सटीक और घृणा भरे अंदाज में कदम रखा। शालीनता, कोई जरूरत नहीं जेसन, ये बहुत गंदा है। मैं उसके बगल में रुक गई, मेरी आवाज धीमी लेकिन ठंडी थी। इसे अपने ताबूत के लिए बचा कर रखो। इससे कब्रिस्तान में कोई प्रमुख स्थान नहीं खरीदा जा सकेगा, लेकिन यह अच्छा है, आपके लिए इतना काफी है। अध्याय 4। ताबूत के खर्चों के बारे में की गई वह टिप्पणी चेहरे पर थप्पड़ से भी ज्यादा चुभने वाली थी। मैंने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि मेरे पीछे की हवा मानो खींच गई हो। निर्वात, फिर अचानक भारी वजन के साथ नीचे गिर पड़ा। ऊर्जा की एक लहर भारी हिंसक इरादे से मेरी पीठ पर जोरदार प्रहार किया। घुटने टेक दो, क्लाउडिया। जेसन मेरे पीछे नहीं भागा। इसके बजाय उन्होंने सीधे अल्फा वॉइस का सहारा लिया। 2 साल पहले या किसी भी साधारण भेड़िए के लिए यह आदेश सुनकर उसके घुटने कांप जाते। तुरंत ही गर्दन झुकाकर समर्पण की मुद्रा में आने को मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ठोकर लगना। मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के इरादे से डाला गया दबाव मुझ पर गर्मियों की हल्की हवा की तरह पड़ा। मैं रुक गया और धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखने लगा। उसका चेहरा विकृत और लाल हो गया था। उसने अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करने का प्रयास किया, लेकिन मेरी आंखें शांत रहीं, जिनमें हल्की हल्की लहरें थीं। कुछ नहीं। क्या तुम्हारा गला टूट गया है, जेसन? मैंने निष्पक्षता से पूछा। तुम उस आवारा कुत्ते की तरह भौंक रहे हो जिसकी पूंछ टूट गई हो। कदम रखा। जेसन जम गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में वास्तविक आदिम भय की एक झलक दिखाई दी। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी। आमतौर पर केवल एक ऐसा प्राणी जिसकी वंश परंपरा उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ हो, वह डायरेक्ट अल्फा कमांड को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता था। उसका कंठ ऊपर नीचे हो रहा था, घबराहट में उसका शरीर सहज रूप से पीछे हटने को इच्छुक था। लेकिन उसका अहंकार उसकी सहज प्रवृत्ति से कहीं अधिक प्रबल था। उसने डर को दबा दिया। ढूंढना सुविधाजनक बहाना। सदमे का भाव गायब हो गया और उसकी जगह और भी गहरी घृणा ने ले ली। टूटा हुआ। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने उपहास किया। आप अल्फा के दबाव को महसूस भी नहीं कर सकते अब, और तुम्हारा भेड़िया सचमुच मर चुका है। चून की मनोवैज्ञानिक दमन विफल हो गया, इसलिए उसने तुरंत शारीरिक बल का सहारा लिया। वह आगे की ओर झपटा और उसने इतनी ताकत से मेरी कलाई को जकड़ लिया कि मानो हड्डी भी चूर चूर हो गई हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं शारीरिक घृणा मुझ पर इतनी तेजी से हावी हो गई जितनी किदत। ऐसा लग रहा था मानो वायरस से भरा हुआ सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा अभी अभी छूकर निकल गया हो मेरी त्वचा के खिलाफ। मैंने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया, इतनी ताकत से कि वह लड़खड़ा गया। ठीक उसके सामने मैंने जानबूझकर बेचैनी से उसकी आस्तीन को छुआ, जहां उसने मुझे छूते ही मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मुझे मत छुओ। मैंने अपनी कलाई पर लगे अदृश्य दाग को घूर कर देखा। अगर मैंने अभी तुम्हारी बदबू नहीं हटाई तो मेरा साथी आज रात तुम्हारी खाल उतारकर उसे कालीन की तरह इस्तेमाल करेगा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कैसे वह अपने क्षेत्र को लेकर बेहद अधिकार जताता है। जेसन ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक सुनाया हो। नाराज नजर आया। साथी, उस शब्द का प्रयोग मत करो क्लाउडिया। चंद्रमा के पवित्र बंधन का अपमान न करे देवी। उसने उपहास भरी हंसी हंसी। उसकी आवाज में एक शुद्ध नस्ल के भेड़िए का अनोखा अहंकार झलक रहा था। कैसे क्या भेड़िए से विहीन किसी अस्वीकृत प्राणी का कोई नियतिबद्ध साथी हो सकता है? उस बेघर आवारा को कपड़े मत पहनाओ। उठाया। ज्यादा से ज्यादा वह एक ऐसा बर्बर व्यक्ति है जिसके साथ आप ठंड से बचने के लिए सोते हैं। वह हंस पड़ा, पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखों में पागलों के प्रति दया भाव था। और आपको डर है कि वह आप समझ रहे हैं न कि मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, एक बिना सामान वाला आवारा आदमी क्या करेगा? क्या आपको सच में लगता है कि वह ऐसा करने की हिम्मत करेगा? क्या मैं यहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली अल्फाओं से भरे इलाके में हंगामा खड़ा कर सकता हूं? मानो मुझे उनकी पहले की दान पुण्य को ठुकराने के लिए दंडित कर रहे हो। उन्होंने अपने महंगे सूट में हाथ डाला। उसने अपनी जेब से एक लाल प्लास्टिक कार्ड निकाला। थप्पड़। उसने उसे मेरे पैरों के पास कीचड़ में फेंक दिया।
यह पैसों का मामला नहीं था। यह एक अस्थायी लॉजिस्टिक्स पास स्वच्छता दल था। चूंकि आप शिखर सम्मेलन में चुपके से घुसने के लिए इतने बेताब हैं, इसलिए मैं आपको एक मौका दूंगा पुराने समय के लिए। समय की खातिर। जेसन ने हवा से उड़ रहे अपने कॉलर को ठीक किया और परोपकारी व्यक्ति की अपनी भूमिका में वापस आ गया। बेहतर। रसोई में बर्तन धोने की मशीन की जरूरत है। या शायद कोई नशे में धुत व्यक्ति की उल्टी साफ करने के लिए मौजूद हो। वीआईपी, इसे ले लो। तुम्हारे जैसे भेड़िए विहीन व्यक्ति के लिए शाही हवा बस कोनों में ही रहना याद रखना। अपनी गरीबी से गणमान्य व्यक्तियों को नाराज ना होने दें, विशेषकर आज रात के विशिष्ट अतिथियों को। लाइकन राजा और उसकी रानी। मुझे लगभग जोर से हंसी आ गई। वह मुझसे मेरे ही पति के बर्तन धोने को कह रहा था। अगर ड्रेकॉन को पता चल गया तो वह शायद गुस्से में आकर पूरी रसोई को ही निगल जाएगा। सच में, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बैज उठाने के लिए नीचे नहीं झुका। मैं उसके ऊपर से ही निकल गया। इसे अपने पास ही रखो, जेसन, मैंने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। आज रात के बाद तुम्हें हो सकता है कि मुझे उस नौकरी की जरूरत हो। मेरे पीछे से आ रही गालियों की बौछार को अनसुना करते हुए मैं सीधे उस ओर चल पड़ा। महल का छायादार हिस्सा। ठंडी हवा मेरे कॉलर पर पड़ रही थी, अचानक उस नमी भरी ठंडक के साथ मिल गई। 2 साल पहले की रात। उस समय भी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जेसन ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर घोषणा कर रहा था। पूरे समूह ने मुझसे कहा कि मैं भेड़िया रहित हूं और इस तरह मैंने एकतरफा रूप से हमारे प्रजनन बंधन को तोड़ दिया। मुझे उस बेकार कुतिया की कोई जरूरत नहीं है जो एक पिल्ला भी पैदा नहीं कर सकती। मुझे कचरे की तरह उस इलाके से बाहर फेंकने से पहले मैंने यही आखिरी बात सुनी थी। साथ ही झुंड की उपहास भरी हंसी और उड़ते हुए पत्थर भी सुनाई दे रहे थे। 1 साल पहले तक उत्तरी मैदानों की बर्फीली भूमि पर स्थित उस गुफा में लगभग 7 फीट लंबा वह आदमी, एक ऐसा शिकारी जिसके सामने सभी जानवर झुक जाते थे, ने सावधानीपूर्वक मेरे कांपते शरीर को सबसे मुलायम फर में लपेटने के लिए मेरे पंजे स्टील को भी चीर सकते थे। भेड़िया नहीं है तो क्या हुआ? ड्रेकॉन ने मेरी आंखों से शर्म को चूम कर मिटा दिया था। उसकी आवाज प्राचीन काल की गड़गड़ाहट जैसी धीमी थी। ऐसी गर्जना जिसने मेरे डर को चकनाचूर कर दिया। उसकी आवाज प्राचीन काल की गड़गड़ाहट जैसी धीमी थी। ऐसी गर्जना जिसने मेरे डर को चकनाचूर कर दिया। मैं राजा हूं और तुम मेरी इकलौती रानी हो। भगवान gave you no wolf because a mortal beast is too small to contain your soul. His vow burned in my chest like wildfire, instantly incinerating the cord. मैं चलना बंद करके ऊपर देखने लगा। मैं बगल वाले प्रवेश द्वार पर था। उसमें कोई हैंडल नहीं था, केवल एक छिपा हुआ आइरिस स्कैनर था। दूर से जेसन मुझे देख रहा था। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जिसे वह बंद गली समझ रहा था। मुझे हंसी आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं फंस गया हूं। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, मेरी आंखों से उदासी गायब हो गई। मैं आगे झुका, स्कैनर मेरी आंखों के सामने से गुजरा। बीप। हल्की सी सरसराहट के साथ शाही स्वीट के लिए ही सुलभ निजी लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। अंदर कदम रखना। दरवाजे कसकर बंद हो गए, जिससे उस मूर्ख की हंसी की आवाज दब गई। चमकीले पीतल के दर्पण में खुद को देखते हुए मैंने अपने द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फीके लबादे को फाड़ डाला। उसने अपना वेश बदला और उसे फर्श पर फेंक दिया, जिससे उसके नीचे छिपा हुआ अनमोल रेशमी गाउन दिखाई दिया। मैंने अपना हाथ उठाया और उस जगह को घृणा से घूरने लगी जहां जेसन ने हाथ रखा था। मुझे नहाना था, तुरंत। ड्रेकॉन एक ईर्ष्यालु, अधिकारवादी और पागल व्यक्ति था। अगर वह आता और मुझमें किसी पूर्व प्रेमी की गंध महसूस करता तो मैं आज रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। अध्याय 5। मैं अपनी हड्डियों से चमड़ी को रगड़कर उतार देना चाहता था। मैंने नल को पूरी तरह से कस दिया था, जिससे बर्फीले पानी की चुभन मेरे शरीर पर पड़ रही थी। कलाई पर वार किया, लेकिन ये काफी नहीं था। मुझे अभी जेसन के हाथ का अदृश्य भार महसूस हो रहा था। यह महसूस किया ऐसा लग रहा था जैसे सड़े हुए मांस का एक टुकड़ा मेरी त्वचा पर दबा दिया गया हो। घिनौना। लेकिन मैं यहाँ छिप नहीं सकता था। मैंने पानी बुझा दिया और आईने में देखने लगा। काले रेशम ने मेरे शरीर को बेदाग ढंग से लपेटा हुआ था। उदासीन, ठंडा। ड्रेकॉन के लिए, आज रात के लिए, और क्विन के लिए। अपने बेटे के ख्याल से ही मेरा सीना कस गया। वह वहां था, वह कहीं अपने पिता के साथ है, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा बहादुर छोटा पिल्ला, जिस समूह में मैं पली बड़ी, उसकी क्रूरता उसने कभी नहीं देखी थी। मुझे इसकी आवश्यकता थी। वह इतना मजबूत था कि जब उसने मुझे देखा तो उसे मुझमें कोई पीड़ित नजर नहीं आया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और बगल वाले हिस्से की ओर चल दिया। मैं 10 कदम भी नहीं चल पाया था कि जेसन ने मेरा रास्ता रोक दिया। वह वहां एक मेहनती व्यक्ति की तरह खड़ा था, रखवाली करने वाला कुत्ता। पूरे गलियारे को घेर लिया है। उसने मेरे चेहरे की ओर नहीं देखा। उसकी निगाहें मेरी शाम की पोशाक पर टिकी हुई थी और सिकुड़ती जा रही थी। संदेह और घृणा। तुम्हारे जैसे आवारा को ऐसा रेशम कहां से मिला? उसने हाथ बढ़ाकर अपनी खुरदरी उंगलियों से कपड़े को रगड़ा और फिर मुझे पीछे धकेल दिया। क्या तुमने इसे चुराया है? या फिर आपने किसी बुरे व्यक्ति के लिए अपने पैर फैला दिए ताकि वह रिश्वत देकर अंदर घुस सके? यहाँ। उसने व्यंग्य भरी हंसी हंसी, उसकी आवाज में कड़वाहट झलक रही थी। क्या आप किसी अमीर साथी की तलाश में हैं? आपको लगता है किसी आवारा कुत्ते को महंगे कपड़े में लपेटने से वही पुरस्कार बन जाता है? तुम बेहद दयनीय हो। उसने जवाब का इंतजार करना जरूरी नहीं समझा। उसने हाथ के एक झटके से 2 को बुलाया। बलवान महिला योद्धा। चूंकि वह स्पष्ट रूप से यहाँ वेश्यावृत्ति के जरिए सामाजिक स्तर पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। सीढ़ी। आइए उसे उसकी औकात याद दिला दें। उसे सेवा की वर्दी पहना दो। उसे घसीटकर पीछे के कमरों में ले जाओ। उसे मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा न करने दें। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं 1 सेकंड में उसकी कलाई तोड़ सकता था। बदलाव की इच्छा और उसका गला फाड़ देना बेहद भयावह था। लेकिन अब तक नहीं। मैंने अपनी मांसपेशियों को शिथिल करने के लिए मजबूर किया और मेरा हाथ अनायास ही मेरे सपाट पेट पर चला गया। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए खुद से कहा, इसे सहन करो। सुरक्षित रहें। पिल्ले के लिए, अंतिम चरण के लिए। तंग, हवा रहित चेंजिंग रूम में कपड़े का बंडल मेरे पैरों के पास फेंक दिया गया।
इसे नौकरानी की वर्दी कहना भी अतिशयोक्ति होगी, ये तो कपड़ों के भेष में पहनी जाने वाली अधोवस्त्र थी। द कपड़ा लगभग न के बराबर था और नेकलाइन हद से ज्यादा नीची थी। मैंने इसे पहन लिया। मैंने आईने में देखा और मुस्कुराया, लेकिन यह मेरी आंखों तक नहीं पहुंचा। अच्छा, जेसन, मैगी, जितना अधिक तुम मुझे अपमानित करोगे, उतना ही तुम्हारे गले में फंदा कसता जाएगा। गर्दन बन जाती है। मुख्य हॉल में वापस आने पर हवा में वैभव की घुटन भरी दुर्गंध फैली हुई थी। शैंपेन, घबराहट के कारण पसीना आना और आक्रामक अल्फा फेरोमोन का चिपचिपा मिश्रण। मैं कोने में एक ट्रे पकड़े खड़ा था। मेरी ओर निगाहें ऐसे मंडरा रही थी जैसे सड़े हुए फल पर मक्खियां। भव्य दोहरे दरवाजे एक बार फिर खुल गए। मैगी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का हाथ थामे हुए अंदर आई। वर्ग, स्टीलक्लो पैक का अल्फा, मेरे सौतेले पिता। 50 वर्ष का, फूला हुआ और शराब और वासना में डूबे हुए व्यक्ति के पतन के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसकी धुंधली पीली आंखों ने कमरे का जायजा लिया। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। नौकरानी की वह खुली पोशाक किसी भेड़िए के सामने कच्चा मांस फेंकने जैसी थी। मांद। वर्ग ने मैगी का हाथ छोड़ा और सीधे मेरी ओर बढ़ा। जेसन, उन्हें भोजन परोसना बखूबी आता है। वर्ग मेरे ठीक सामने आकर रुक गया। उसकी निगाहें किसी चिपचिपी जीभ की तरह लग रही थी, जो मेरी कॉलरबोन से लेकर मेरी जांघों तक चाटती हुई जा रही हो। भेड़िए के बिना भी बोने के लिए यह मांस। उसने अपनी जीभ चटकाई, अपनी कामुकता को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। यह अच्छे से पक गया है पिछले 2 वर्षों में। शायद मुझे तुम्हें इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालना चाहिए था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने सॉसेज जैसी उंगली आगे बढ़ाई। इसे अपने नीचे फंसा करता। छूना नहीं मुझे। मैं बगल में हट गया। पाने के लिए कड़ी कोशिश कर रहा। वर्ग हंसा, जिससे उसके पीले दांत दिखाई दिए। आज रात के बाद आप होंगे इसके लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मैगी इठलाती हुई वहां पहुंची। उसने अपने पिता के चेहरे के भाव देख लिए थे। ईर्ष्या ने पल भर में उसके कठोर सजे धजे चेहरे को विकृत कर दिया। कुछ शैतानी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि पिताजी तुमसे कुछ चाहते हैं, उसने ताना मारा। उसकी आवाज थी, वह दिखने में मीठी थी, लेकिन उसकी आंखों में जहर था। उसके हाथ में वाइन का गिलास नहीं था। उसने ताजा एरेटेड वाइन से भरा पूरा डेकेंटर उठा रखा था। रेड वाइन। कलाई की एक हल्की सी झटक। छप छप। गहरे लाल रंग का तरल मेरे सिर पर बह निकला, जिससे मेरी छाती और कंधे भीग गए। ठंडा, बेहद ठंड। नौकरानी की पोशाक का पतला नाजुक कपड़ा पल भर में पारदर्शी हो गया, जिससे वह पूरी तरह से ढक गया। मेरी त्वचा के खिलाफ। ओह, मेरा हाथ फिसल गया, मैगी ने नाटकीय अंदाज में चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। आनंद। बिना हिले, मुझे तुम्हें साफ करने दो। उसने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक विशाल हीरा जड़ा हुआ था। अंगूठी। असंख्य नुकीले फलकों से बना एक वर्गाकार पत्थर, एक दांतेदार किनारा छिपा हुआ आभूषण के रूप में। उसने अंगूठी को हथेली की ओर अंदर की तरफ घुमाया और हीरे के नुकीले किनारे को जोर से दबाया। मेरी शराब से भीगी हुई छाती पर। फिर उसने उसे नीचे खींच लिया। मुश्किल। फाड़ना। यह पोंछना नहीं था, यह एक घाव था। हीरे की नुकीली धार ने मेरी त्वचा को आसानी से काट दिया। पहले चुभन हुई, फिर जलन हुई। खून तुरंत उमड़ आया और गाढ़ी शराब में मिल गया। एक विचित्र नदी की तरह मेरी पीली छाती पर रेंगता हुआ। हवा में तांबे की धात्विक गंध फैल गई। तुरंत मैगी मेरे कान के पास झुक गई। उसकी आवाज फुफकार जैसी थी। अब तुम वैसी ही वेश्या लग रही हो जैसी तुम हो। एक अल्फा के बिस्तर के लिए बिल्कुल सही ढंग से सजी हुई। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। वर्ग खून से लथपथ खरोंच को घूरता रहा। वह क्रोधित नहीं था, वह उत्तेजित होकर अपने होंठ चाटने लगा। उसकी आंखें वे लालची थे, उनका भेड़िया रूप सामने आ गया। जेसन एक तरफ खड़ा था और ठंडी मुस्कान के साथ तिरस्कार कर रहा था। क्या आप धन्यवाद नहीं कहेंगे? अल्फा होनावर का खिलौना ही वह सर्वोच्च पद है जिसे आप कभी हासिल कर पाएंगे। सब हंस पड़े। सभी लोग देख रहे थे। पैक द्वारा अस्वीकार किए गए कचरे को अंततः बिखरते हुए देखना। मैंने घाव को नहीं ढका। मैंने खून और शराब को पॉलिश किए हुए फर्श पर टपकने दिया। मैगी की विकृत मुस्कान और वर्ग की घिनौनी भूख को पार करते हुए मैंने बंद दरवाजे की ओर देखा। हॉल के अंतिम छोर पर सोने से मरे दरवाजे। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, हंसो। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन वह शोर को चीरते हुए सुनाई दे रही थी। जब तक चलता है इसका मजा उठाएं, क्योंकि कुछ ही मिनटों में आप चीख भी नहीं पाएंगे। तुम पागल कुतिया, मैगी ने कहना शुरू किया। धमाका। यह दरवाजा खुलने की आवाज नहीं थी, यह एक विस्फोट था। सोने की परत चढ़े विशाल दरवाजे सिर्फ खुले ही नहीं थे, वे अंदर की ओर ऐसे धमाका कर गए मानो उन पर किसी चीज से प्रहार हुआ हो। तख्तों का घर। लकड़ी के टुकड़े छर्रों की तरह उड़ रहे थे। ऊपर लगा क्रिस्टल का झूमर बिजली के झटके से चरमरा उठा और बुरी तरह हिलने लगा। एक भयावह दबाव वर्चस्व। शुद्ध अल्फा शक्ति एक भौतिक भार की तरह हॉल में आ गिरी, जिससे सभी के फेफड़े कुचल गए। यह वहां पूर्ण हिंसा का माहौल था, जिसने कमरे की हवा को पल भर में जमा दिया। उनकी हंसी गले में ही अटक गई। वर्ग की कामुक मुस्कान जम गई। जेसन के घुटने कांपने लगे, उसका भेड़िया स्वभावतः ही दुबक गया। यहां तक कि मैगी, जो एक क्षण पहले घमंडी लग रही थी, अचानक पीली पड़ गई और उसका क्लच फर्श पर गिर गया। एक जोरदार आवाज के साथ धूल बैठ गई। मलबे में एक आकृति खड़ी थी। लंबा, सांवला, घातक शिकारी जैसी खामोशी बिखेरता हुआ। ड्रेकॉन। उसने अपने चौड़े कंधों पर काले भेड़िए के फर का एक भारी लबादा ओढ़ रखा था। एक हाथ में कसकर पकड़े हुए उसकी छाती से लगा हुआ एक छोटा सा था। कांपती हुई आकृति। मेरा 1 साल का बेटा। मौन, पुनर्तः सन्नाटा। जेसन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह एक अस्वस्थ धूसर रंग का हो गया। धत्तेरे की, लाइकन राजा। वह अचंभित होकर मेरी ओर दौड़ा और मेरी बांह को इतनी जोर से पकड़ा कि चोट लग गई। मुझे जबरदस्ती अपने पीछे खींचते हुए वह अपने शरीर से मेरी अस्त-व्यस्त हालत को ढकने की कोशिश कर रहा था। छिपाना, उसे अपनी बदहाल हालत देखने मत दो। अगर तुम लाइकन राजा को नाराज करोगे तो हम सब मृत। उसकी पकड़ मेरी हड्डी को कुचल रही थी। वह बुरी तरह कांप रहा था। ड्रैकॉन ने ऊपर नहीं देखा। उसकी नाक के नथुने फूल गए। वह हवा को सूंघ रहा था। खून। उस क्षण भर में मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उसकी घोर काली आंखें पूरी तरह से गायब हो गईं, उनकी जगह चमकती हुई हिंसक सुनहरी आंखें आ गईं। माँ।
क्विन ने अपने पिता की बांह से खुद को छुड़ा लिया। वह छोटा लड़का भीड़ में लड़खड़ाता हुआ घुस गया। मुझे देखकर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने ऐसा नहीं किया नौकरानी की पोशाक देखें। उसने शराब नहीं देखी। उसने सिर्फ मेरी छाती पर लगा लाल घाव देखा। वह सीधे मेरी ओर दौड़ा। उसके छोटे छोटे पैर आखिरी सांस तक तेजी से चल रहे थे। माँ, खून, दर्द हो रहा है। शावक की चीख सन्नाटे को चीरती हुई सायरन की तरह गूंज उठी। कमरे से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। वहां मौजूद हर भेड़िए ने अपने भीतर के जानवर को दहाड़ते हुए महसूस किया। आतंक में ड्रैकन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उन उग्र सुनहरी आंखों ने वर्ग के गंदे हाथ पर अपनी निगाहें गड़ा दी, जो अभी भी बीच में हवा में लटका हुआ था। हवा मेरे खड़े होने की जगह से कुछ इंच की दूरी पर। जेसन का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे उसकी आवाज में कंपन सुनाई दे रहा था। वह बच्चा, उसने अभी क्या कहा? क्या उसे कॉल करें? अध्याय 6। जेसन की कांपती हुई आवाज अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि जवाब मुझ पर आ गिरा। टकराना। क्विन ने उसे सोचने का एक पल भी नहीं दिया। एक लापरवाह बेतहाशा गति के साथ तोप के गोले की तरह वह सीधे मेरे पैरों से टकराया, अपना चेहरा मेरे एप्रन में छिपा लिया मानो वह डर गया हो। हवा में गायब हो सकता है। माँ। आंसुओं से भरी वह एक चीख भोजघर के बीचों बीच गूंज उठी। कमरे की हवा सिर्फ थम ही नहीं गई, बल्कि जम सी गई। जेसन वहीं जम गया, उसका हाथ अभी भी बीच में लटका हुआ था। वायु, कुछ सेकंड पहले ही वह मुझे अपने पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मेरी यह शर्मनाक शक्ल महान लाइकन राजा को नाराज कर देगी। अब उसे ये सब देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने देखा कि पूरी वेयरवुल्फ जाति का युवराज उस लड़के के साथ कैसा व्यवहार करता था, जिसके साथ दुनिया ने व्यवहार किया था। जैसे नाजुक कांच उसने अपना चेहरा अपनी पूर्व पत्नी के पेट में दबा लिया। सस्ती दुकान में महिला नौकरानी की पोशाक। वह महिला गंदगी से लथपथ थी। क्विन को चिपचिपे लाल शराब के दागों की कोई परवाह नहीं थी। उसे घिनौनी चीजों की परवाह नहीं थी। मुझ पर अजीबोगरीब अल्फा फेरोमोन का मिश्रण चिपका हुआ है। वह केवल ये पुष्टि करना चाहता था कि मैं जेसन का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी अदृश्य हाथ ने थप्पड़ मारा हो। खून बह गया उसके चेहरे पर, तुरंत ही भाव बदल गए। शराब के नशे की चमक की जगह एक लाश की तरह पीलापन छा जाना। यह कैसे? उसकी आवाज टूटी हुई सी चीख की तरह घरघराहट कर रही थी और उसके घुटने स्पष्ट रूप से लड़खड़ा रहे थे। असंभव। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, क्विन मेरे पैरों से सट गई। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे दिलासा देने के लिए एक छोटा सा हाथ बढ़ा, लेकिन उसकी उंगलियां किसी गीली चीज से छू गईं। माँ, रोना मत। वह रुका। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी छोटी हथेली चमकीले भयावह लाल रंग से सनी हुई थी। क्विन खून को घूर रहा था, उसका छोटा सा शरीर अकड़ गया। इससे पहले कि वह रोना शुरू कर पाता, लोहे की तीखी धातु जैसी आवाज उसकी नाक पर लगी। मेरा खून। वह गंध एक चाबी की तरह उसके अंदर घूम गई, जोरदार क्लिक की आवाज के साथ, मानो किसी चीज का ताला खोल रही हो। प्रसुप्त। क्विन ने अपना सिर तेजी से घुमाया। उस पल भर में ही वह बच्चा गायब हो गया। उसके मेनू स्थान पर एक शिकारी खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी निगाहें मैगी पर टिका दी, जो अभी भी वहीं खड़ी थी। खून से सनी हीरे की अंगूठी को पकड़े हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कमरे का माहौल बदल गया। मैंने महसूस किया कि वह छोटा सा शरीर मेरी टांगों से सटा हुआ था और कांप रहा था, डर से नहीं, बल्कि गुस्से से। क्विन की मासूम नीली आंखें गायब हो गई थीं। उनकी जगह पिघले हुए शुद्ध दो कुंड जल रहे थे। सोना। एक राजा का सोना। उसके गले से एक धीमी सी गुर्राहट निकली। ये बचकाना था, हाँ, लेकिन इसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हाथ ऊपर उठाओ। ये क्रोध का प्रकोप नहीं था, ये भावनाओं का पूर्णतः भीषण दमन था। एक शीर्ष शिकारी अपनी मां के उत्पीड़क को मौत की सजा सुना रहा है। आह। उस सुनहरी निगाह के शारीरिक भार से स्तब्ध मैगी ऐसे सिकुड़ गई जैसे उसे किसी ने मुक्का मारा हो। वह चीख पड़ी, उसके पैर पूरी तरह से लड़खड़ा गए। पहले एक, फिर दूसरा। वह गिर पड़ी, दयनीय स्थिति में पड़ी हुई हीरे की अंगूठी फर्श पर घिसटती हुई दूर जा गिरी। और फिर असली तूफान आ गया। बूम। ऐसा लग रहा था मानो गुंबदनुमा छत को उखाड़ दिया गया हो। एक भयानक दम घोंटने वाली अल्फा आभा एक भौतिक भार की तरह उतर आई, जिसने हर चीज को चूर चूर कर दिया। हॉल में इंच भर जगह। इस दबाव के कारण कुलीन वर्ग के पास सोचने की क्षमता तक नहीं बची थी, शरीर टकराते रहे। फर्श लहरों के आकार का है। सहज प्रवृत्ति ने उन्हें घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया, जिससे वे समर्पण भाव से अपनी नाजुक गर्दनें झुका बैठे। सन्नाटे में सिर्फ कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। भारी, ठंडा। उनमें से प्रत्येक ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों पर सीधे प्रहार किया। ड्रेकोन खंडहरों में घुस गया, अपने पैरों तले लकड़ी के टुकड़े और कांच के टूटे हुए हिस्से कुचलता हुआ। घुटनों तक पहने जाने वाले जूते। उसके काले लड़ाकू बूटों ने अल्फा किंग के प्रतीक के टुकड़ों को चूर चूर कर धूल में मिला दिया। एक भयानक चरमराहट के साथ क्विन ने मुझे छोड़ दिया। उसने खून से सनी उंगली उठाई और मैगी की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया। फर्श और वर्ग, जिसका चेहरा दबाव के कारण नीला पड़ रहा था। दादा, बुरी औरत ने मां को काट दिया। और वह बूढ़ा आदमी, उसने मां को छूने की कोशिश की। ड्रेकॉन ने उन कीड़ों की ओर एक नजर तक नहीं डाली। वह सीधे मेरी ओर आया। वहां गंदगी और बिखरी हुई शराब के बीच सैकड़ों लोगों की निगाहों के सामने लाइकन राजा पूरे महाद्वीप में खौफ पैदा करने वाला वह राक्षस एक घुटने पर बैठ गया। क्लाउडिया। उसकी आवाज कब से भी धीमी थी, इतनी शांत कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी अथाह काली आंखें सुनहरे लावा की नसों से मंथन हो रहा था। अपमानजनक नौकरानी की पोशाक पर टकटकी लगाए हुए थे और मेरी छाती पर जो खरोंच थी, उससे अभी भी खून बह रहा था। उसका हाथ घाव के ऊपर मंडरा रहा था, उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी, उसे छूने से भी डर लग रहा था। संपर्क करना। मैंने तुम्हारे लिए गाड़ियों का काफिला भेजा था। मैं चाहता था कि तुम वापस आओ, तुम्हारी पूजा की जाए, तुम एक रानी बनो। उसने धीरे से ऊपर देखा, उसकी तर्कशक्ति आखिरकार टूट गई। उसकी आंखों में चमकता सोना फूट पड़ा। मेरे उत्पीड़कों के प्रति क्रूरतापूर्ण इरादे और हृदय विदारक आत्मघृणा से भरा हुआ।
मैंने तुम्हें इस तरह कपड़े पहनाए हैं। क्या मैंने तुम्हारे साथ वेश्या जैसा व्यवहार किया? उसने दांत पीसे, उसके दांत, उसके शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वह कांच चबा रहा हो। जब मैं चला गया था तब ये हुआ था। इन कमीनों ने मेरे साथी के साथ कैसा बर्ताव किया। मैंने आंसू रोकने के लिए अपने होंठ काट लिए। शत्रु के सामने कमजोरी न दिखाने का संकल्प। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ड्रेकोन उछल पड़ा और उसने अपने भारी काले फर के लिबादे को फाड़ दिया जो उसकी पूर्ण शक्ति का प्रतीक था। अधिकार उनके कंधों से उतरता है। अदम्य बल के साथ उसने भारी खाल को चारों ओर लपेट दिया। मुझे गर्माहट के एक आवरण में बंद कर दिया। नौकरानी की वह घिनौनी पोशाक छिपा दी गई थी। वह खुली त्वचा जिसने मुझे मरने की इच्छा जगा दी थी शर्मिंदगी घने सुरक्षात्मक फर से ढकी हुई थी। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया, उसका खुरदुरा अंगूठा मेरे गले के कोने पर जोर से रगड़ रहा था, मुंह से लाल शराब की एक बूंद पोंछते हुए। लेकिन जब उसने पीछे हटकर अपनी त्वचा पर लाल धब्बा देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह मिलावटी था। मेरे खून से उसकी मानसिक स्थिरता की आखिरी डोर भी टूट गई। उन्होंने तुम्हें खून बहाने की हिम्मत की, इस जैसी गंदी जगह में। बस एक खरोंच है, ड्रेकॉन, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज कांप रही थी क्योंकि मैंने सहज रूप से कोशिश की थी उसके भीतर के क्रूर स्वभाव को शांत करो। अपना आपा मत खोना, वरना चुप रहो। वह गर्जना बिजली की कड़क जैसी थी, क्रिस्टल के झूमरों को हिलाते हुए। आदेश कमरे में धड़ाम से घुस गया, जिससे हर कोई घोर भय से कांप उठा। मैं तुम्हें अपनी हथेली में थामे हुए हूं। मैं तो हवा को भी तुम पर ज्यादा तेज नहीं चलने देता। वो मुझ पर चिल्लाया, उसकी छाती फूल रही थी, जो कुछ हो सकता था उसके भय से। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि ये कमीने ऐसा कर सके, तुम्हारे साथ कचरे जैसा व्यवहार करेंगे। जिसने भी आपको छुआ, मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारे बगल में क्विन अपनी छोटी सी मुट्ठी हवा में लहरा रहा था, उसका चेहरा नन्हे से भावहीन था। क्रूरता। मार डालो दादा, इन्हें मार डालो। पिता और पुत्र दोनों को देखकर जो पूरी तरह से बेसुध थे। नियंत्रण बनाए रखना, अपने पति की आंखों में जल रही तबाही को देखना, एक ऐसा क्रोध जो नहीं होना चाहिए था। जब तक उसने इस जगह को समतल नहीं कर दिया तब तक मैं संतुष्ट था। आखिरकार मेरी तंग रस्सी टूट गई। शक्ति का दिखावा, पलटवार करने की इच्छा, अब सब कुछ व्यर्थ सा लगने लगा था। वह शिकायत, वह अपमान और अंततः उससे मुक्ति मिलने की वह पार तीखी राह तक किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा मिलना जिसने मेरी तर्कशक्ति को धो डाला। मैंने अपना चेहरा भारी फर के लिबादे में गहराई तक दबा लिया, चीड़ की खुशबू और सर्द सर्दियों की महक को अंदर समाहित कर लिया। हवा जिससे मेरे आंसू खाल में समा जाएं। ड्रैकन, मैं उसकी खुशबू के लिए तरसते हुए लड़खड़ाती और टूटी हुई आवाज में बोल पड़ी। मुझे भी 7 लोग हर, इन लोगों की बदबू, इसे देखकर मेरा जी मिचला जाता है। अध्याय 7। मेरे मुंह से बीमार शब्द पूरी तरह निकलने से पहले ही जवाब आ गया। यह एक शब्द नहीं था, बल्कि एक कर्कश दिल दहला देने वाली आवाज आई जिससे मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। धड़ाम। यह एक दर्जन घुटनों के एक साथ संगमरमर पर टकराने की आवाज थी। जमीन। खून नहीं निकला, रोना धोना नहीं, केवल मृत्युमय मौन और पूर्ण समर्पण। जेसन के तथाकथित कुलीन गार्ड ड्रेकोन की निगाहों के सामने 3 सेकंड भी नहीं टिक पाए। ड्रैकन ने एक उंगली भी नहीं उठाई, उसने बस अपनी आभा का एक छोटा सा अंश छोड़ा। क्रशिंग वेट ऑफ एन एंशिएंट ब्लड लाइन। यह आदिम था, आनुवंशिक आतंक, उनकी अल्फा शारीरिक संरचना ने उन्हें धोखा दिया। सहज प्रवृत्ति ने इच्छाशक्ति पर काबू पा लिया क्योंकि उनके शरीर ने उनके भेड़ियों के एकमात्र आदेश का पालन किया। समझ गया, सबमिट करें। उनके घुटने पत्थर से टकराकर छिल गए और उनके शरीर में दर्द होने लगा। सब कांप रहे थे, किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि अपना सिर उठाकर उस आदमी की आंखों में देखे। वे मानो गुजरते हुए शेर की छाया से लकवाग्रस्त हो चुके आवारा कुत्तों की तरह थे। ड्रैकन ने जमीन पर रेंग रहे जीवों पर ठंडी नजर डाली, उन्हें देखते हुए जैसे अगर वे सड़े गले कचरे होते। गंदगी, उसने धीमी एक शब्द कहा। तुरंत उसने अपना चेहरा मेरी गोद में छिपा लिया। गर्दन, उसकी नाक मेरी त्वचा को आक्रामक रूप से छू रही थी। वह जबरदस्ती रगड़कर साफ कर रहा था। जेसन की महक और उसकी ताजगी का मिश्रण अभी भी बाकी था। देवदार की लकड़ी की प्रबल सुगंध। हमारे आसपास की हवा जमी हुई पारे की तरह भारी महसूस हो रही थी। अधिकांश मेहमान हौंफ रहे थे, अत्यधिक दबाव में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो लोग बिल्कुल अनजान थे, उनके लिए यह दृश्य कुछ और ही संकेत दे रहा था। हाँ, वह प्रफुल्लित करने वाला है। एक तीखी कटु आवाज ने दम घोंटने वाले सन्नाटे को चीर दिया। मैगी हरमेस बैगों से भरी अलमारी और खून से सनी हीरे की अंगूठी को देखकर अचंभित हो गई। वह उसने कमरे की स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा था। जहां दूसरों ने एक राजा के क्रूर आदेश को देखा, उसने कुछ बेकार अंगरक्षकों को देखा जिनके पैर रहस्यमय तरीके से जवाब दे गए थे। मैगी इतराते हुए आगे बढ़ी और ड्रेकॉन को ऊपर से नीचे तक उस तिरस्कार भरी निगाहों से देखने लगी जो किसी को अपने प्रति रखनी चाहिए। आवारा कुत्ता। जेसन, क्या ये तुम्हारी सुरक्षा टीम है? उसे तो ये भी पता नहीं चला कि जेसन कांप रहा था। इसके बजाय उसने घुटनों के बल बैठे एक सैनिक को लात मारी, उपहास्यपूर्वक। क्या तुम उत्तर के किसी बर्बर बदमाश के सामने घुटने टेक रहे हो? आप डकवॉटर को शर्मिंदा कर रहे हैं। सामान बांधना। वह अपनी बाहें मोड़कर जोर जोर से हंस रही थी, इस बात से बेखबर कि बाकी सभी लोग चेहरे पीले पड़ गए थे। क्या एक श्रेणीहीन भेड़िया एक भूमिगत लड़ाई का अखाड़ा नहीं, यहां नहीं। क्या तुम इतनी कंगाल हो कि तुम्हें सड़कों से मर्दों को उठाना पड़ रहा है? कचरा। भीड़ ने सामूहिक रूप से स्तब्धता व्यक्त की। सभी लोग अपनी आंखों से उसे इशारे कर रहे थे। वह उसे ऐसे देख रही थी मानो वह चलती फिरती लाश हो। लेकिन मैगी अपने अहंकार में चूर होकर जा चुकी थी। उसके जैसी रुतबा हासिल करने वाली महिला के लिए ड्रेकॉन का कच्चे हिंसक मर्दाना फेरोमोन जितने आकर्षक थे, उतने ही खतरनाक भी थे। वह उसे पहचान नहीं पाई। उसने सोचा कि वह कोई किराए का गुंडा होगा जिसे मैंने काम पर रखा था। उठाया। उसने सचमुच ड्रेकॉन की ओर देखा, उसकी निगाहें लालची और नग्न हो गईं। उसने तो यहां तक फूला भी दिया, उसकी छाती से एक मादक कामोत्तेजक सुगंध निकल रही थी।
हे बड़े आदमी, उसने अपने होंठ चाटे। भेड़िए के बिना ये बौना बहुत ही नाजुक है। वह आपका नहीं ले सकती गांठ। तुम उसे तोड़ दोगे। उसने सबके सामने ही अपना घिनौना प्रस्ताव रखा। अगर आपको प्रजनन करने वाली मादा भेड़िया चाहिए, तो आपको मेरे जैसी शुद्ध नस्ल की मादा भेड़िया चाहिए। कचरा फेंक दो। कैसे क्या तुम मेरे निजी बिस्तर गर्म करने वाले बनोगे? मैं आपको बेहतरीन योद्धा कुत्तों का एक झुंड दे सकता हूँ। मेरा पेट खराब हो गया। मैंने कभी किसी को इतनी तीव्र इच्छा से मरते हुए नहीं देखा था। लेकिन तभी एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। घुटनों के बल बैठो। चीख ड्रेकॉन की नहीं, बल्कि जेसन की थी। आंखें लाल और नसें उभरी हुई थीं। जेसन ने अपनी तारांकन अल्फा वॉइस तारांकन का इस्तेमाल किया। विशुद्ध ध्वनि बलपूर्वक आज्ञापालन करवाया गया। मुझे अपने कान ढकने के लिए मजबूर किया गया। तुम वासना में अंधे मूर्ख हो। ये है लाइकन राजा। क्या आप डाकवाटर के सभी हिस्सों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? कत्ल कर दिया गया। मैगी के चेहरे की चंचल मुस्कान पल भर में जम गई। शीर्षक उसे बिजली के झटके की तरह लगा। लाइकन राजा, तारांकन। वह उस विशालकाय व्यक्ति को अविश्वास से घूर रही थी जिसे उसने अभी अभी बेघर बदमाश कहा था। शरीर बेजान सा हो गया और वह फर्श पर गिर पड़ी। ड्रेकॉन ने उसे खुद मारने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने बस एक वाक्य थूक दिया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे ईश्वरीय न्याय के समान शांत। शुद्ध रक्त। तुम्हारा वंश इतना कलंकित है कि मुझे घृणा होती है। तुम्हारे अंदर का भेड़िया भी शर्मिंदा। यह एक सर्वोच्च आदेश था। अगले ही पल कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे रोंगटे खड़े हो गए। आह, मैगी एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ फूट पड़ी। वो फर्श पर लौटने लगी। उसकी वह अपने ही सीने पर नाखूनों से बेतहाशा खरोंच रही थी, मानो अपना दिल बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। हवा में तुरंत जले हुए मांस की दुर्गंध फैल गई। तारांकन, ये संभोग बंधन की गंध थी। जबरन अलग किया गया। तारांकन, तारांकन। मेहमान दहशत के मारे पीछे की ओर भाग गए। कई बुजुर्गों ने कांपते हुए अपने मुंह ढक लिए। वे जानते थे कि क्या हो रहा है। ये चंद्र देवी की सबसे क्रूर सजा थी। निंदा। उच्च कोटि के वंश के पूर्ण प्रभुत्व के तहत मैगी के भीतर के भेड़िए ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने चाहा था। ड्रेकॉन ने जो कहा था वही हुआ। खुद को बचाने के लिए वह अलग हो गया। उसे उसके द्वारा त्याग दिया गया था, अपना भेड़िया। विडंबना से मैगी, जिसने अभी अभी मुझे भेड़िया रहित होने के लिए मेरा मजाक उड़ाया था, अब सचमुच एक खाली इंसान बन चुकी थी। शंख। वंश को पूजनीय मानने वाली दुनिया में इस तरह जीना एक ऐसी अपमानजनक स्थिति थी जो किसी भी अन्य अपमान से कहीं अधिक बदतर थी। मौत। किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। जेसन भी डर के मारे अपना सिर और नीचे झुका लिया क्योंकि उसे श्राप का डर सता रहा था। ये बात उन तक फैल गई। मैगी की चीखें जब बेहोशी भरी सिसकियों में बदल गईं, तब जाकर दो शाही लोगों ने उसकी ओर ध्यान दिया। गार्ड आगे बढ़े। वे उस बेजान मांस के ढेर को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर ले गए। असीम सत्ता के सामने उसका अहंकार महज एक मजाक बनकर रह गया। अंत में पैक हीलर अंदर आ गया, एक शीशी पकड़े हुए जिसमें हल्का हरा रंग चमक रहा था। कांपते हुए वो हमारा इलाज करने के लिए हमारे बगल में घुटनों के बल बैठ गई। हीरे से मेरे सीने पर लगा घाव। फुफकार। जैसे ही औषधि घाव को छुई, मैंने अनजाने में एक गहरी सांस ली। पल भर में दो भयानक गुर्राहटें एक साथ गूंज उठी। गर्जन। ड्रैकॉन का हाथ थोड़ा सा हिला। काले शल्कों से ढके उसके पंजे जकड़ गए। चिकित्सक की कलाई पर इतनी ताकत से प्रहार करो कि हड्डी चूर चूर हो जाए। उसकी आंखें पूरी तरह से बदल गई थी, ऊर्ध्वाधर सुनहरी दरारें जिनसे हत्या का इरादा झलक रहा है। और क्विन पूरी तरह से जंगली शावक के रूप में बदल गया। वह छोटा जीव आधा हिल गया। उसके नन्हे मुन्ने नुकीले दांत बाहर निकल आए और उसके गले से एक असली गुर्राहट की आवाज निकली। वह एक खूंखार छोटे रखवाले कुत्ते की तरह मेरे सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ा था और डरे हुए व्यक्ति पर फुफकार रहा था। चिकित्सक। बुरा आदमी, आपने उसे चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हारी गर्दन काट लूंगा। वैद्य का चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग औषधि गिरा ही देता। ठंडे पसीने से उसकी पीठ भीग गई थी, लेकिन उसकी कलाई इतनी बुरी तरह जकड़ी हुई थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। दो राक्षसों को देखकर एक बड़ा एक छोटा ऐसा लग रहा था मानो वे अपना नियंत्रण खोने वाले हो। मैंने आह भरी, बेबसी से। इस रफ्तार से तो बाप बेटे की जोड़ी उस बेचारी औरत को दिल का दौरा ही दे देगी। मेरी खरोंच ठीक होने से पहले ही मैंने हाथ बढ़ाकर ड्रेकॉन की ठुड्डी के ठीक नीचे उस संवेदनशील मुलायम जगह पर खुजली की। एक हाथ से क्वीन की गर्दन के पिछले हिस्से को धीरे से चुटकी लेते हुए दूसरे हाथ से। अच्छे लड़के। मैं धीरे से उन्हें प्यार से सहलाया, मानो वे मेरे बड़े बड़े पालतू जानवर हो। पंजे अंदर। वह मदद कर रही है मां। एक चमत्कार हुआ। टैंक के कवच को चीरफाड़ करने में सक्षम पंजे कुछ देर रुके, फिर आज्ञाकारी रूप से अंदर चले गए। एक गहरा, एक शांत विशाल बिल्ली की तरह गड़गड़ाहट भरी आवाज ड्रेकॉन की छाती से निकली जब उसने अपना सिर जमीन में गाड़ दिया। अपना चेहरा मेरी गर्दन में वापस टिका दो। फिर लगभग वैसी ही, लेकिन उससे भी छोटी सी बिल्ली की म्याऊं की आवाज सुनाई दी। क्विन ने अपने नुकीले दांत अंदर खींच लिए और वापस एक नर्म से गूदे में बदल गया। अपने पिता की नकल करते हुए उसने संतुष्टि भरी हल्की हल्की आवाजें निकाली, मेरी बांह को गले लगाया और दयनीय ढंग से फूंक मारी। मेरे घाव पर। हु, मैं तुम्हारा दर्द मिटा दूंगा मां। कुछ क्षण पहले जो जोड़ी शहर में नरसंहार करना चाहती थी, अब एक ही मुद्रा में मुझसे चिपकी हुई, एक साथ गुर्राती हुई मशीनें। मैं बस इतना ही कह सकता था, एक बात सोचो। अच्छा तो फिर मुझे इसे साबित करने के लिए पितृत्व परीक्षण की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अध्याय 8। मैंने एक गहरी सांस ली जो कांप रही थी, खतरनाक तरीके से डगमगा रहा है। मेरे सीने पर लगा घाव सिर्फ तेज धड़कन, ऐसा लग रहा था जैसे तरल आग मेरी नसों को जला रही हो। चिकित्सक। ड्रैकॉन की आवाज एक धीमी गुर्राहट थी जिसमें इतना दबदबा था कि मानो वह दरार पैदा कर दे। फर्श की तख्तियां। वह पशु चिकित्सक लगभग रेंगता हुआ आया। काली नसों के मकड़ी के जाले पर एक नजर, मेरे घाव से खून की धारा निकलने लगी और वह बुरी तरह कांपने लगी। लाइकन। लाइकन किंग, वह डर के मारे कांपते हुए बोली, उसकी आंखों में देखने से हिचकिचा रही थी। ये हंटर की मरकरी है, रिंग के अंदर छिपा हुआ। ड्रेकॉन ने कुछ नहीं कहा।
लेकिन उसकी आंखें आमतौर पर पिघले हुए सोने जैसी होती थीं, ऊर्ध्वाधर सरीसृप जैसी दरारों में विभाजित। आसपास की हवा का तापमान पलक झपकते ही 20 डिग्री गिर गया। पाला मेज पर सरक गया। बिल्कुल। दम घोंटने वाले दबाव ने कमरे में मौजूद हर भेड़िए को जकड़ रखा था। सांस लेना टूटे हुए तरल पदार्थ को अंदर लेने जैसा लग रहा था। कांच। सच सिर्फ मुझे ही पता था। ये नरसंहार से पहले की शांति थी। अगर मैं इसमें स्थिर नहीं होता, अगर उसके हाथ मजबूत होते तो वह इमारत को ध्वस्त कर देता। जब जेसन को एहसास हुआ कि वह जहर प्रतिबंधित वस्तु है तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। चूंकि तुम जहर पसंद करते हो, ड्रेकॉन ने कहा। उसकी आवाज भयानक रूप से धीमी थी, एक गहरी खामोशी से भी ज्यादा ठंडी। शीत ऋतु की ठंड। द्वंद्वयुद्ध के सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। शैडो गार्ड को सूचित कर दिया जाएगा। आज रात तक डार्कवाटर क्षेत्र जंगली जीवों का घोंसला बन चुका है। द शिकार की शुरुआत चंद्रमा के उदय होते ही होती है और तब समाप्त होती है जब आखिरी दिल की धड़कन रुक जाती है। कमरे में सामूहिक सिसकी की आवाज गूंज उठी और हवा थम सी गई। बुजुर्ग बेहोश हो गए। यह नहीं था, यह एक दंड था, यह विनाश था। जेसन घबराहट में डूब गया। जीवित रहने के लिए बेताब होकर वह सबसे दयनीय स्थिति की तलाश में जुट गया। अकल्पनीय लाभ उठाने की क्षमता। लाइकन राजा। इंतजार। मैं उसका अल्फा था। जेसन चीख उठा। यहां तक कि अगर संबंध टूट भी जाए तो भी आत्मा की छाप बनी रहती है। अगर तुम मुझे मारोगे तो इससे आघात उसे भी लगेगा। उसकी स्थिति में ऐसा होगा, उसे मार। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। आत्मा की छाप। यह विचार कि मेरी आत्मा पर अभी भी किसी दूसरे पुरुष का दाग है, मेरे आखिरी दिल को तोड़ गया। ड्रेकॉन के नियंत्रण का धागा। सिजल। जलते हुए मांस की एक भयावह आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। जेसन को टुकड़े टुकड़े करने से खुद को रोकने के लिए ड्रेकॉन ने बिना देखे ही चांदी का एक ठोस प्याला उठा लिया। चांदी लाइकानों के लिए घातक। धातु को कुचलते समय भी उसका चेहरा पत्थर के मुखौटे जैसा बना रहा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, हथेली पर गहरे रंग का खून तीखी गंध के साथ मिला हुआ था। वह खुद को जलने से बचा रहा था, दुनिया को जला रहा है। जेसन इस बात से बेखबर कि वह एक पतली सी रेखा पर नाच रहा है, लगातार बड़बड़ाता रहा। क्लॉडिया, धोखे में मत आना। लाइकन राक्षस होते हैं। वह तुमसे प्यार नहीं करता, तुम तो बस एक उसकी वंश परंपरा के लिए प्रजनन घोड़ी। पर्याप्त। मैंने चीखने पर मजबूर किया। मेरी आंखों के सामने काले धब्बे नाच रहे थे। ड्रेकॉन को खुद को चोट पहुंचाते हुए देखकर मेरे लिए उस दर्द ने जहर को भी फीका कर दिया। कांपते हुए मैंने उसकी मुट्ठी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी ताकत हास्यास्पद थी, लेकिन जैसे ही मेरी त्वचा उसकी जलती हुई उंगलियों से छुई, मेरे भीतर प्रलयकारी दबाव महसूस हुआ। कमरा रुक गया। मुझे जलाने के डर से वह सहम गया और चांदी के उस शत विक्षत टुकड़े को नीचे गिरा दिया। जेसन, आपका विश्वास। मैं हौंफने लगी, हर शब्द कांटेदार तार की तरह घिसटता हुआ सा लग रहा था। है सचमुच घृणित। मैं ड्रैकॉन की छाती से लगकर गिर पड़ा। बुखार ने मेरी दुनिया को धुंधला कर दिया था। मैंने अपनी रेशमी पोशाक का इस्तेमाल किया। उसने अपनी हथेली पर जले हुए घावों को हल्के हाथ से पोंछा। अगर आपने कभी इसका जिक्र किया तो फिर से वही लानत मार्क। मैंने खून के धातु जैसे स्वाद को बड़ी मुश्किल से निगल लिया। मेरी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, बर्फ की तरह नाजुक। आपको ड्रेकॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारा गला खुद फाड़ दूंगा। ड्रेकॉन एकदम अकड़ गया। उसे डर था कि कहीं मैं फिसल न जाऊं, इसलिए वह एक भी मांसपेशी हिलाने से भी डर रहा था। 2 वर्ष पहले मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत से जेसन को घूर कर देखा। मैंने तुम्हें अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। यह व्यवस्था तुम्हारे जैसे घिनौने व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा अतीत पछतावा नहीं है। ये चंद्र देवी की सबसे खतरनाक रचना है। चुटकुला। मैंने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर ड्रेकॉन की लाल आंखों में देखा। डरने की कोई बात नहीं, केवल थकावट और अपूर्ण विश्वास। और यह आदमी, मैंने उसकी छाती से लगकर फुसफुसाया, वही मेरी आत्मा का एकमात्र उद्धार है। ड्रेकॉन की आंखों में उमड़ती लाल हिंसा एकदम थम गई। जेसन ने उसकी मौत को उन आंखों में देखकर अपना आपा पूरी तरह खो दिया। क्लॉडिया, तुम बस भावुक हो रही हो। मुझे पता है कि आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह चीख उठा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं समझौता कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं रानी, अच्छा, मेरे दूसरे साथी बनो। बस उसे शांत कर दो। आप जी सकते हैं, आप मदद भी कर सकते हैं। मैगी पिल्लों की देखभाल करती है। क्या ये नरसंहार से बेहतर नहीं है? मृत, मौन। उनकी दृष्टता लगभग आश्चर्यजनक थी। वह लाइकन राजा की साथी को अपनी रखेल और दाई बनाना चाहता था। ड्रेकॉन पहले तनाव से कांपते हुए अचानक उसे खांसी आ गई। उसने अपमान को नजरअंदाज कर दिया। उसने खतरे को नजरअंदाज कर दिया। वह बस मेरी तरफ नीचे देख रहा था और उस घटना को दोहरा रहा था। मेरी शब्द। नरसंहार का आदेश देने के लिए तैयार उस अत्याचारी ने एक धीमी, गड़गड़ाहट भरी आवाज निकाली। वह हंस रहा था। हत्यारा माहौल गायब हो गया। उसकी जगह एक ऐसी भावना ने ले ली जो इतनी अपरिचित थी कि वह दर्दनाक प्रतीत होती थी। शुद्ध, मिलावट रहित संतुष्टि। मैंने कमजोर निगाहों से उसकी ओर देखा। तेरा हाथ बुरी तरह जल गया है, बेवकूफ। तुम क्यों हंस रहे हो? ड्रेकॉन ने अपने घायल हाथ को नजरअंदाज करते हुए अपनी कलाई का इस्तेमाल करके अनाड़ीपन से मेरे कान के पीछे एक बाल दबा दिया। आपने कहा। उनकी आवाज कर्कश थी, अधिकार बोध से भरपूर आनंद। मैं ही तुम्हारा एकमात्र उन्मोक्ष। हमारे बगल में बैठा नन्हा क्विन कराह उठा और अपनी आंखें ढंक ली। ये सब खत्म हो गया, लड़के ने शाही गार्ड से धीरे से कहा। दादा, में कुछ गड़बड़ हो रही है। मम्मी ने अभी उसकी तारीफ की। वह 2 सेकंड में ही राक्षस से पिल्ला बन गया। ये शर्मनाक है। भेड़िए अवाक होकर घूरते रहे। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। क्या लाइकन राजा अभी हंसा? वह हमें मौत की सजा देने वाला था, लेकिन उसने उसका अपमान किया। उसका पूर्व प्रेमी अब ऐसा दिखता है जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। अफवाहें सच हैं, एक बुजुर्ग ने माथे से पसीना पोंछते हुए फुसफुसाया।
डरावना इस कमरे में मौजूद वस्तु लाइकन किंग नहीं है। लूना क्वीन ने ही उसकी लगाम पकड़ रखी है। अध्याय 9। मैंने ड्रेकॉन की आंखों में छिपी हत्या की भावना को शांत कर दिया था, लेकिन उसकी हथेली से अभी भी धुआं निकल रहा था। मांस गुस्से से लाल था और झुलसा हुआ। लेकिन जेसन अपने असीम अहंकार में स्थिति को समझ नहीं पाया। ड्रेकॉन के चेहरे के भाव को, जो केवल मेरे लिए जुनूनी भक्ति का भाव था, गलत समझना। कमजोरी के चलते जेसन ने मूर्खतापूर्ण ढंग से मान लिया कि तूफान गुजर चुका है। कुआं, क्योंकि समझदारी से काम लिया गया है। जेसन ने सचमुच इतराते हुए अपने सूट के कॉलर को ठीक किया और आत्मविश्वास से एक कदम आगे बढ़ाया। आगे। उसके चेहरे पर एक घिनौनी, चाटुकारिता भरी मुस्कान फैल गई, लेकिन उसकी आंखें, उनकी निगाहें लालच से भरी हुई थीं, जो क्वीन और उसकी सुनहरी पतली पुतलियों वाली निगाहों पर टिकी थीं। बच्चा, तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, जेसन ने बनावटीपन से भरी आवाज में कहा। परिचितता। उसमें इतनी धृष्टता थी कि उसने हाथ बढ़ाकर शाही पिल्ले को छूने का प्रयास किया, मानो सत्ता के निकट होने से किसी न किसी तरह उसे सुरक्षा मिल जाएगी। मुझे उसे देखने दो। आपके पूर्व अल्फा के रूप में मैं निश्चित रूप से आकलन करने के लिए योग्य हूं। उसे मत छुओ। मैं पीछे हट गई, अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया। मेरी हर मांसपेशी तन गई थी। घृणा। लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। क्वीन ने मेरी बाहों की सुरक्षा से अपना सिर बाहर निकाला। उसमें बचकाना मासूमियत नहीं थी उस छोटे से चेहरे पर। इसके बजाय उसके चेहरे पर निर्मम उदासीनता का भाव था, और वह जेसन को किसी दादाजी, लेकिन शिकार के रूप में। उस नन्हे बच्चे ने गहरी सांस ली और अपना मुंह खोला। गर्जन। यह कोई रोना नहीं था। यह एक कर्कश गड़गड़ाहट थी जो मानो शरीर की अस्थियों से गूंज रही हो। उसकी हड्डियां शुद्ध प्रभुत्व का प्रतीक थीं। हमारे ऊपर लगा क्रिस्टल का झूमर खड़खड़ाने लगा और गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी। धड़ाम। ऐसा लग रहा था मानो जेसन के सिर के ठीक ऊपर गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ गया हो। उसके घुटने टकरा गैसेंबर्मर के फर्श पर एक गीली, भयावह दरार पड़ गई है। वह बुरी तरह कांपने लगा, मानो उसे दौरा पड़ रहा हो। बिजली का झटका लगने से मृत्यु हो गई। अल्फा कमांड, एक प्राचीन और प्राच्य सहज प्रवृत्ति, ने उसे जमीन पर जकड़ लिया था। उसकी गर्दन की नसें फूल गईं और उसे एक उंगली उठाने में भी मुश्किल हो रही थी। फिर भी उसके अंदर का भेड़िया उसे मजबूर कर रहा था। शरीर को पुनर्तः वश में करना। बेकार का कचरा। जेसन के पीछे से एक ठंडी सी तिरस्कार भरी मुस्कान आई। वर्ग। ग्रीस और कर्ज में डूबा हुआ वह बूढ़ा जुआरी सच्ची शक्ति को पहचानने की सहज प्रवृत्ति से रहित था। लालच ने बहुत पहले ही उसके दिमाग को झुलसा दिया था। जेसन को घुटनों के बल बैठा देखकर वर्ग ने इसे चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर समझा। उसे दे दो यहां। वर्ग ने कांपते हुए जेसन को एक तरफ धकेल दिया। उसके कंकालनुमा हाथ क्वीन को कसकर पकड़े हुए थे। लपेटना। ये छोटा कमीना। कल्पना कीजिए कि एक प्रयोगशाला हाइब्रिड के लिए कितनी कीमत चुकाएगी। वापस आना। मैं चीखते हुए पीछे की ओर भागी। लेकिन क्वीन तेज था। अपनी ओर बढ़ते गंदे हाथ को देखकर भी क्वीन जरा भी नहीं हिचका। एक पल की क्रूरता हिंसा ने उसकी सुनहरी आंखों को चमका दिया। उसने झपट्टा मारा और वर्ग की फैली हुई तर्जनी उंगली पर अपने जबड़े कसकर बंद कर लिए। उंगलियां। कुरकुरा। हड्डी के टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि दांतों में दर्द होने लगा। आह। हॉल में एक तीखी, दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। वर्ग एक हाथ को पकड़े हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उस हाथ से अब खून की धार बह रही थी। उसकी तर्जनी उंगली गायब थी। क्वीन ने होंठ सिकोड़ते हुए कटी हुई उंगली को फर्श पर थूक दिया। उसके चेहरे पर एक भाव था जो ड्रेकॉन के स्वभावगत अहंकार का एकदम सटीक प्रतिबिंब। बदबूदार। क्वीन ने रोते हुए वर्ग और पेशाब से लथपथ जेसन की ओर अपनी गोल-मटोल उंगली से इशारा किया, बेहद स्पष्टता के साथ उच्चारण करते हुए, गंदा कुत्ता। भीड़ में एक अजीब सी हंसी की लहर दौड़ गई। मेरे पूर्व पति और पिता एक भय से बेहाल, दूसरा क्षत विक्षत मजाक का पात्र बनकर रह गए। लेकिन किनारे से देखते हुए आखिरकार मैगी का सब्र टूट गया। अपने पिता को अपंग और अपने पति को अपमानित होते हुए देखकर, साथ ही पहले की घटनाओं के कारण अपने अंदर के भेड़िए से नाता टूटने के साथ ही उसकी मानसिक स्थिरता का आखिरी धागा भी बिखर गया। ईर्ष्या ने उसे खोखला कर दिया था बाहर। उसने फर्श से चांदी का एक नुकीला टुकड़ा उठा लिया, ड्रैकन के प्याले के अवशेष कुचल दिया था। अगर मेरा भेड़िया मर गया तो तुम जैसे किसी भी राक्षस को जीने का हक नहीं है। वह चीखी, उसकी आवाज टूटी हुई थी खुरचनी। वह एक चुड़ैल की तरह झपटी और सीधे क्वीन की ओर निशाना साधा। मरना। चांदी की चमक दिखाई दी। मेरा दिल रुक गया। मेरा शरीर मेरे दिमाग के सोचने से पहले ही हरकत में आ गया। मैं तेजी से घूम गया। मैंने क्वीन को अपनी छाती से लगा लिया और उस पागल औरत को अपनी पीठ दिखा दी। चांदी के मांस को काटने की अनुभूति के साथ एक भयानक फुफकारने की आवाज भी आई। आग से भी अधिक तीव्र और असहनीय दर्द मेरी पीठ पर फैल गया। यह सिर्फ एक मामूली कट नहीं था, यह चांदी की विषाक्तता की जलन थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में तेजाब दौड़ रहा हो। नसें। मां। मैंने आखिरी बार क्वीन की खौफनाक चीख सुनी थी। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, मैंने ड्रेकोन को अपना सिर उठाते हुए देखा। उसका मानवीय मुखौटा टूट गया। उनके शिशु पिघले हुए सोने की दो ऊर्ध्वाधर दरारों में विस्फोट हो गया, एक ऐसे जानवर का संकेत जो पूरी तरह से विकराल रूप धारण कर चुका है। जंगली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मुझे कुटी हुई जड़ी बूटियों की तेज तीखी गंध और एक गूंज सुनाई दी। उपचार के जादू ने मेरी इंद्रियों को सराबोर कर दिया। मैंने एक मेडिकल टेंट की कैनवास की छत को खाली निगाहों से देखा। मेरे बिस्तर के पास शैडो गार्ड की कप्तान अलारा बैठी थी।
उसका आमतौर पर शांत स्वभाव चेहरे को धोकर अत्यंत राहत महसूस की गई। लूना क्वीन, तुम आखिरकार जाग गई हो, उसने एक आह भरी। ऐसा लग रहा था मानो उसने घंटों से अपनी सांस रोक रखी हो। अगर आप नहीं जागे होते, महामहिम वह भेड़िए के हाथों पूरी तरह से खुद को खोने से बस कुछ ही पल दूर था। वह वध कर देता पूरा डार्क वाटर पैक। घबराहट से मेरा गला भर आया और मेरा हाथ अनायास ही मेरे पेट पर चला गया। क्वीन और मेरे बच्चा। अलारा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी पकड़ मजबूत थी। वे सुरक्षित हैं। क्वीन को एक खरोंच तक नहीं आई है। और आपके अजन्मे बच्चे में एक मजबूत दिल की धड़कन चांदी गर्भ तक नहीं पहुंची। आपके शरीर पर निशान तो रहेगा, लेकिन आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। वह भारी बोझ गायब हो गया, उसकी जगह ड्रैकोन के क्रोध और उसके बाद के डर का एक लिंगरिंग फियर ने ले लिया। मेरे कंधों के बीच में जलन वाला दर्द हो रहा है। ड्रैकोन कहाँ है? और वे पागल लोग? अलारा ने एक गिलास पानी डाला और उसके चेहरे पर बर्फ जैसी कठोरता छा गई। चिंता न करें, ऋण भुगतान किया गया। तुम गिर पड़े और अफरा तफरी मच गई, उसने समझाया। क्वीन, वह शिशु हो सकता है, लेकिन आपका पतन ने उनकी बदली हुई प्रवृत्ति को प्रेरित किया। अलारा की आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। जब वह उंगली विहीन मूर्ख ने प्रहार करने की कोशिश की अफरा तफरी में। क्वीन ने एक शेर के बच्चे की तरह प्रतिक्रिया दी जो अपने शिकार की रक्षा कर रहा हो। उसने बुरे आदमी की बाईं आंख पर खरोंच मार दी, अपने सॉकेट से बाहर। मैं हॉन्फने लगा, मेरी प्यारी क्वीन। तभी लाइकन किंग ने दखल दिया। अलारा ने बिना किसी दया भाव के अपनी बात जारी रखी। वह चिल्लाया नहीं, उसने उसे तुरंत फांसी नहीं दी। वह उसने सीधे हाथ बढ़ाकर वर्ग का गला, विशेष रूप से स्वर रज्जु, कुचल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सूखी टहनियों पर पैर पटकना। वह बूढ़ा आदमी फिर कभी नहीं बोलेगा, फिर कभी दहाड़ेगा नहीं, फिर कभी भीख नहीं मांगेगा। वह एक जीवित लाश है। मेरे पेट में एक अजीब सी संतुष्टि की लहर दौड़ गई। और जेसन? मैंने घृणा से कांपती आवाज में पूछा। अलारा का हाथ रुक गया। वह भागा। वो काया, उसने अपने दांत पीस लिए। उसने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया बहन। उसने अपने बच्चे का गर्भपात करा चुकी महिला को सीधे सड़क के रास्ते में धकेल दिया। लाइकन किंग के पंजे। मेरा पेट खराब हो गया। जेसन जैसे नीच लोगों के लिए भी टूटे हुए का उपयोग करके महिला को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करना। जैसे ही राजा ने अपने पंजे अंदर खींचे, उसने गंध छिपाने वाली गैस का ग्रेनेड विस्फोट कर दिया। मैगी को फाड़ने से बचे। धुआं छटने तक वह जा चुका था। और मैगी, उसका भाग्य मृत्यु से भी बदतर है, अलारा ने ताना मारा। उसके भेड़िया शरीर से अलग हो गया था, जिससे वह कमजोर हो गई थी। जेसन द्वारा एक गुड़िया की तरह इधर उधर फेंके जाने के साथ साथ लगे सदमे ने उसे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। वह बाल बाल बच गई, लेकिन वह पूरी तरह टूट चुकी है। इस ज्ञान के साथ जीना कि उसका साथी क्या उसने अपनी जान बचाने के लिए उसे कुर्बान कर दिया। यही उसका नरक है। इसलिए जेसन ने बस भाग निकले। मैंने पूछ लिया, यह अन्याय मेरी आंखों को चुभ रहा है। चिंता मत करो मेरी लूना रानी। अलारा ने कंबल मेरे चारों ओर लपेट दिया। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। उसने तंबू के पर्दे की ओर इशारा किया। मोटे कपड़े के बावजूद भी मैं उसे सुन सकता था। एक धीमी सी कंपन जिससे हड्डियां कांप उठी। एक भयावह कोरस में तब्दील होते हुए चीखें, उनमें से हजारों। जंगल स्वयं ही था चीखना। महामहिम ने महान शिकार की शुरुआत की है। अलारा की आंखें चमक उठी। अल्फा कॉल महाद्वीप के हर पैक को भेजा जा चुका है। वेजेसन की त्वचा पर डर की गंध मीलों दूर से ही महसूस की जा सकती है। वह चूहे में बदल सकता है और गड्ढा खोद सकता है। भाड़ में जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चांद डूबने से पहले उसके छिपने की कोई जगह नहीं होती। अध्याय 10। भारी फ्लैप पीछे की ओर फट गया था। दो आकृतियां एक विशाल एक छोटी निर्जीव वातावरण में घुस गईं। मेडिकल वार्ड में सन्नाटा छाया हुआ था। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, ड्रेकॉन का विशालकाय शरीर मेरे बिस्तर के बगल में गिर पड़ा। क्लाउडिया। उसकी आवाज पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। गहरी सिसकी। वे भयानक सुनहरी आंखें थीं, खून से लाल नसों से भरी उसकी आंखें मेरे ऊपर झुकी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे, वह कुछ कहने से डर रहा था। मेरी पट्टियों के संपर्क में आना। कहां दर्द हो रहा है? मुझे बताओ, कृपया। क्वीन बिस्तर के निचले हिस्से से चिपकी हुई थी, उसके पिल्ले जैसे कान चपटे थे और आंखें सूजी हुई थी। वह सफेद है। उसने खून से सने कपड़े के एक टुकड़े को मुट्ठी में जकड़ लिया, जो उसकी कथित विफलता के बोझ तले कुचला हुआ था। मम्मी, उस लड़की ने आपको चोट पहुंचाई। क्वीन किसी काम का नहीं है। मैंने उस बदतमीज बुरे आदमी की आंख में बस एक बार काटा था, लेकिन मैं चाकू वाले को रोकने के लिए काफी मजबूत नहीं था। मेरा दिल पल भर में पिघल गया। मम्मी ठीक है बेटा, मैंने अभी एक लंबी झपकी ली है। मैंने कठोरता का दिखावा किया। क्या पिताजी चिल्लाए थे? आप? क्वीन ने पलकें झपकाई और घबराकर अपने पिता की ओर एक नजर डाली। नहीं, पिताजी वहीं खड़े रहे और कांप उठा। वह उसकी जगह काम कर रहा था। ड्रेकॉन उस लड़के पर गुस्सा नहीं निकालेगा, वह आत्ममुग्धता में डूब जाएगा। घृणा। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरी उंगलियां ड्रेकॉन के जबड़े की ठंडी कठोर रेखा तक पहुंची। द सुप्रीम अल्फा एक दंडित जानवर की तरह लग रहा था, धूल में घुटने टेक कर बैठा हुआ, पूरी तरह से अनिश्चित कि क्या हो रहा है। इसका संबंध उसके विशाल हाथों से है। मैं एक राक्षस हूं। ड्रैकन ने अपना सिर झुका लिया और मेरा हाथ अपने गाल पर दबा लिया। उसका आवाज पत्थर पर रगड़ने वाले सैंडपापर की तरह था। मैं केवल वध लाता हूं। मैं आपकी रक्षा करने में असफल रहा। अगर अगला है, मैं कसम खाता हूं कि उस दिन मैं ब्लैकवाटर क्षेत्र के हर इंच को जलाकर राख कर दूंगा। मैंने उसकी आंखों में व्याप्त दीवानगी और गहरी भक्ति को देखा और एक थकी हुई मुस्कान दी। इसे रोक। तुम राक्षस नहीं हो, तुम मेरी तलवार हो, और इससे भी अधिक। मुझे ड्रेकॉन पर भरोसा है, किसी से भी ज्यादा। मैंने उसका हाथ हल्के से दबाया। मैं ठीक से ठीक हो जाऊंगा। मुझे करना होगा। अगर मैं जा रहा हूं तुम्हारी रानी बनने के लिए।
उसकी आंखों में उमड़ रहा तूफान आखिरकार थम गया और उसकी जगह एक मासूम सी आज्ञाकारिता ने ले ली। लाइकन के लिए किंग को शांत करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। ड्रैकन ने लगभग पूरा फील्ड अस्पताल मेरे तंबू में ही खड़ा किया और मेरा साथ छोड़ने से इनकार कर दिया, जब तक चिकित्सकों ने यह पुष्टि नहीं कर दी कि मेरे निशान मिट रहे हैं। मैं पानी लेने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि तंबू का पर्दा फिर से खुल गया। अगर मुझे लगा कि वह लारा है तो मैंने ऐसा नहीं किया। मोर, अलारा, मेरे लिए एक तकिया ले आओगी। क्लाउडिया, यह मैं हूं। उस परिचित आवाज ने मेरे पेट में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। मेरा हाथ जम गया। मैंने धीरे से मुड़कर देखा तो अलारा दिखाई दी। अंदर नहीं आया था। वह जेसन था। वह मरे हुए कुत्ते की तरह दिख रहा था, सिलवाया हुआ सूट फटा हुआ था, पैर घिनौने कोनों पर मुड़े हुए थे। शैडो गार्ड्स, जिसका चेहरा कीचड़ से सना हुआ था, फर्श पर घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर भी वह उसने 5 साल पहले मेरे द्वारा उसके लिए बुने गए एक फफूंदी लगे सड़ते हुए ताबीज को बेताबी से पकड़ रखा था। आप यहाँ अंदर कैसे आए? मैंने ठंडे लहजे में पूछा। क्लॉडिया, उस पागल भेड़िए को मुझे मारने मत दो। जेसन रेंगते हुए आगे बढ़ा, उसकी आंखें बेकाबू थीं। केवल मैं तुमसे विनती करना चाहता था। मुझसे विनती करो। मैं बेजान हंसी हंसा। जेसन, मेरी तरफ देखो। क्या आप संतुष्ट हैं? आप क्या उसने मैगी को, जो जीना नहीं चाहती थी, सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए उस पर फेंक दिया? ये सब इसलिए ताकि तुम भीख मांग सको मुझे? नहीं, मैं तुम्हारा अल्फा हूं क्लाउडिया। उसने सड़े हुए ताबीज को लहराया। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। राक्षस, ड्रेकन, मैं ईर्ष्या से पागल हो गया था। ये सब प्यार की वजह से है। क्लॉडिया, देखो, मैंने ताबीज अपने पास रख लिया। ये हमारे इतिहास को साबित करता है। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अब भी भावनाएं हैं मेरे लिए, है ना? उस राक्षस को पीछे हटने के लिए कहो। उसने रेंग कर करीब आने की कोशिश की। मैंने पूरी तरह से निडर होकर गार्डों को उसे रोकने का इशारा किया। घृणा, भावनाएं। जेसन, जब तुमने मुझे कचरे की तरह समूह से बाहर फेंक दिया था, क्या तुमने कभी कल्पना की थी? क्या ये दिन कभी आएगा? और तुम अब भी खुद को मेरा अल्फा कहते हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? जेसन एकदम थम गया, फिर उसने अपने रटे रटाए बहाने बनाने शुरू कर दिए। ये झुंड की भलाई के लिए था। तुम भेड़िए नहीं थे। मैं किसी बौने से शादी नहीं कर सकती। तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझे पता था कि आप समझ जाएंगे। और देखो, अब तुम्हारे पास राजा के खून वाला बच्चा है। सही, हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। मुझे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है कि वह नाजायज औलाद है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो। उद्धरण चिन्ह। तुम सचमुच दयनीय हो। इसके लिए हमें परिषद की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आने का मन करता है। आपस्तबल में रहने लायक, बाकी गोबर के साथ गंदगी को फावड़े से हटाना। जेसन के चेहरे पर दिख रहा विनती का मुखौटा उतर गया और उसकी जगह भयंकर क्रोध सामने आ गया। उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन हवा जम गई। एक भीषण दबाव अल्फा कमांड ने उसकी रीढ़ की हड्डी को चपटा कर दिया। मंजिल। ड्रैकन मेरे सामने आ गया, उसकी आंखें शून्य जैसी थी और उनमें से हत्या का इरादा झलक रहा था। जेसन, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैर तोड़ना ही काफी नहीं था। तुम मरने की जल्दी में हो। ड्रैकन ने उसकी ओर नीचे देखा। मैं आपसे आपका पद छीनता हूं। मैं आपका कनेक्शन तोड़ देता हूं। इससे आगे चलकर आवारा कुत्ते का दर्जा तुमसे कहीं अधिक होगा। जैसे ही उसके अंदर का भेड़िया उससे अलग हुआ, जेसन ने दर्द भरी चीख मारी। उसने अपनी ओर देखा, भयानक खोखले हाथों में भेड़ियों से रहित शिकारियों की दुनिया में एक अपंग। 2 शैडो गार्ड्स ने उसे कचरे की तरह नीचे गिरा दिया। जब वे उसे घसीट कर ले जा रहे थे तो जेसन चीख उठा। बेहद। क्लाउडिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो राक्षस तुमसे प्यार करता है? ये तो बस मिलन का बंधन है। यदि अगर शापित चंद्र देवी ने तुम्हें बांधा न होता तो वह तुम्हारी तरफ दोबारा देखता भी नहीं। जिस तानाशाह के हाथों पर इतना खून लगा हो, वह तो बस जीव विज्ञान द्वारा नियंत्रित एक जानवर है। वह उसे पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। थप्पड़। एक गार्ड ने उसे बेरहमी से थप्पड़ मारकर चुप करा दिया और उसके बेहोश शरीर को घसीटकर बाहर ले गया। उसका शेष वर्ष शौचालयों की सफाई में व्यतीत होंगे। उसे ठीक वही मिला जिसका वह हकदार था। अंततः दुनिया में सन्नाटा छा गया। 1 घंटे बाद हम बख्तरबंद वाहन के पिछले हिस्से में थे। ड्रैकन ने अपने कोट में हाथ डाला और टूटा हुआ मूंटिया हार बाहर निकाला। उसके पास था। मैंने इसे रातों रात ठीक करवा दिया। चांदी की चेन एकदम चमक रही थी। मैंने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह हिचकिचाया। उसने इसे नहीं सौंपा। इसके बजाय उसने रत्न को नीचे की ओर देखा। उसकी आंखें, वह घबराकर इधर उधर हिल रहा था, जैसे कोई स्कूली बच्चा अपना राज छिपाते हुए पकड़ा गया हो। उस पागल की बात मत सुनो, ड्रैकन ने धीरे से कहा। उनकी आवाज असामान्य थी, सौम्य, सावधानी से भरा हुआ। ये बॉन्डर की वजह से नहीं है क्या? मैं असमंजस में पड़कर पलकें झपकाई। ड्रैकन ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी जघन्य अपराध को कबूल करने ही वाला हो। 3 साल पहले वियना में आयोजित शांति शिखर सम्मेलन में मैंने तुम्हें देखा था। 3 साल पहले। उस समय हमने 2 अलग अलग दुनियाओं की यात्रा की थी। जेसन अब भी मेरा मंगेतर था और मैं बस उसकी परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। जेसन तुम्हें मूसलाधार बारिश में कोने पर खड़ा छोड़कर चला गया ताकि वह दूसरी लूना के साथ जाकर शराब पी सके। और मैं दूसरी मंजिल पर खड़ा था। मैं छत पर खड़ा होकर तुम्हें देख रहा हूं। ड्रैकन की आवाज धीमी होती गई, जो एक बेढंगी भारी भक्ति से कांप रही थी। तब मैंने सोचा, ये लड़की बहुत जिद्दी है। उसकी आंखें किसी चंचल लड़की जैसी लगती हैं। उसने मेरी तरफ देखा, इसीलिए मैं उत्तरी जंगल में प्रकट हुआ। मैं पास नहीं हो रहा था। मैं खास तौर पर तुम्हें ढूंढने आया था। यह महज एक संयोग नहीं था देवी, यह पूर्व नियोजित था। ड्रैकन मेरी प्रतिक्रिया देख रहा था। उसकी निगाहों में घबराहट झलक रही थी। वह मेरे फैसले का इंतजार कर रहा था। क्लाउडिया, वह लड़खड़ा गया। अगर आपको यह घृणित लगता है, मैं छोड़ सकता हूं। मैं आपको दोष नहीं दूंगा। उसे इस बात का बहुत डर था कि मैं उसे पीछा करने वाला समझूंगी। उन्हें डर था कि मैं उनकी बातों से घृणा कर बैठूंगी। जुनून। मैंने अपने हाथ में मौजूद हार को देखा। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे और दृष्टि धुंधली हो रही थी।
लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया, उसे चिढ़ाते हुए। ड्रैकन, मैंने धीरे से कहा, जब तुम मुझे उस समय इतना पसंद करते थे, तो तुमने बस मुझसे रिश्ता क्यों नहीं तोड़ दिया? क्या तुम मेरा अपहरण करोगे? तुमने मुझे जेसन जैसे निकम्मे इंसान पर अपना समय बर्बाद करने क्यों दिया? ड्रैकन जम गया और अविश्वास भरी निगाहों से मेरी ओर देखने लगा। आप, क्या तुम नाराज नहीं हो? किस बात पर गुस्सा हो? मैं उसकी ओर झुक गई और अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। कि आप एक हैं, क्या आप अंदर से नर्म दिल हैं? ड्रैकन ने अपना सिर नीचे कर लिया। क्रूर भेड़िया राजा के कानों के सिरे एक विशिष्ट रंग में बदल गए, लाल रंग का। मैं लाशों के ढेर से निकला एक राक्षस हूँ। मेरे हाथ गंदे हैं, मेरी आत्मा खंडित। मैंने तुम्हारी दुनिया में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। मैं केवल अंधेरे में छिपकर ही देख सकता था। उनकी आवाज कांप रही थी। क्लाउडिया, मैंने कभी तुम्हारे प्यार की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। भले ही यह सचमुच सिर्फ वही हो मेड बॉन्डर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बस यही विनती करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। यह अत्याचारी, जो बिना पलक झपकाए हत्याएं करता था, मेरे सामने फिर से रो रहा था। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मूर्ख हो, हम भाग्य की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको चुना है, बस इसलिए तुम ड्रैकन हो। मुझे उसके अतीत के बारे में पता चल गया था। एक हथियार के रूप में पाला पोसा गया, स्नेह से वंचित रखा गया, केवल यही सिखाया गया कि जीत हासिल करना और दबाना। उसे प्यार करना किसी ने नहीं सिखाया, इसलिए उसने प्यार करने का वही तरीका अपनाया जो उसे सही लगा। वह जानता था कि कैसे सावधानी से, विनम्रता से और भयावह तीव्रता के साथ। मैं अपने पंजों पर खड़ी होकर उसके ठंडे होठों को चूमने लगी और उसे हार पहनाने दिया, मेरे गले के चारों ओर वापस। मैं अपना शेष जीवन इस आदमी को यह साबित करने में बिताऊंगा कि वह गलत था। वह अंधेरे में छिपा कोई राक्षस नहीं था, वह मेरा उद्धारक था। मजबूत खिड़की के बाहर पुराना झंडा, वही झंडा जो मेरे अपमान का प्रतीक था, उसे नीचे उतारा जा रहा था। सुबह की ताजी हवा में एक नया झंडा लहरा रहा था, हमारा। क्विन ने अपना चेहरा शीशे से सटा दिया, जिससे वह भाप से भर गया। पापा, देखना, क्या यह हमारा नया घर है? ड्रैकन ने मेरे हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इस बार कोई झिझक नहीं थी। हाँ, वह उन्होंने कहा, यही हमारा घर है।